नया संसद भवन विवादों से बाहर आ नहीं पा रहा है। विवाद चल रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हस्ते क्यों किया जा रहा है, राष्ट्रपति को दावत क्यों नहीं दी जा रही है। हम ये नहीं सोच सकते कि इस देश की राजनीति इस लेवल पे गिरेगी कि ये सब भी लिखना पड़ेगा कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को कहीं एक आर्टिकल ये भी बनाना चाहिए था कि किस जगह का फीता कौन जाकर के काटेगा। आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी जो है वो ये जाने कि जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी जी और वहां तस्वीर बनेगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जी रहती वहां या धनखड़ जी रहते तो मोदी जी वुड हैव हैड टू शेयर द ग्लोरी। खड़े होकर के ये नेता एक बार बोल दें कि जो पिछले इतिहास में कांग्रेस की सरकारों ने, बाकी सरकारों ने राष्ट्रपति की अवहेलना करके, बड़े नेताओं की अवहेलना करके सारी स्कीमें अपने नाम पे चलाई, बिल्डिंगें अपने नाम पे करी, खुद इनॉग्रेशन किया। जिस दिन वो ये कह के साथ में कहेंगे कि नरेंद्र मोदी भी वही गलत कर रहे हैं, उस दिन मैं कहूंगा कि इस देश की जनता को कुछ सुकून मिलेगा कि साहब ये आज सही कह रहे हैं, क्योंकि पीछे भी गलत हुआ था, ये हमारी बात कह रहे हैं। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। दो गलतियां जो होती है इट डज नॉट मेक अ राइट। जो पुराने जमाने में हुआ कोई गलती हुई, आप वही गलती अगर दोहराएंगे तो कैसे चलेगा। अगर आपको पता चले कि At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जवाहरलाल नेहरू ने जब ये भाषण देकर भारत की आज़ादी का ऐलान किया तो वो उस जगह पर खड़े थे जिसे संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहते हैं। तब से लेकर अब तक ये इमारत भारत के विधायी इतिहास के सारे बड़े पलों की गवाह रही है। 97 साल पहले इसे अंग्रेज़ों ने बनाया था और अब इसकी जगह लेने एक नई इमारत तैयार हो गई है, नया संसद भवन। और यही नया संसद भवन विवादों से बाहर आ नहीं पा रहा है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से इसकी बात हो रही थी तब से ही सरकार की आलोचना होने लगी। जब शिलान्यास हुआ उसके बाद लोगों ने पूछा कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्या है। जब राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा है, नेशनल एम्बलम, उसका अनावरण हुआ तब उसका डिज़ाइन कैसा नज़र आ रहा है उसको लेकर विवाद हुआ। और अब जब इमारत बनके पूरी तरह से तैयार हो गई है तो हम देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हस्ते क्यों किया जा रहा है, राष्ट्रपति को दावत क्यों नहीं दी जा रही है, ये विपक्ष का कहना है। और सरकार अपनी ओर से सवाल पूछ रही है कि जब पूरे देश के लिए संसद बनी है और उसमें सारी ही पार्टियों के सांसद बैठ करके चर्चा करने वाले हैं, तब इस बात से क्या फ़र्क पड़ जाता है कि उसका उद्घाटन कौन करता है। पूरे देश का कार्यक्रम है तो सभी को आमंत्रण दिया गया है और सभी को आना भी चाहिए। इसी बहस पे अपने अपने मत रखने के लिए हमारे पास 3 मेहमान हैं। तीनों से हम आपका परिचय करा देते हैं। पहले मेहमान हमारे राजीव सरदेसाई, कंसल्टिंग एडिटर, इंडिया टुडे टीवी, लॉन्ग टाइम मेंटर, नेता नगरी के भी, मेरे भी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार निखिल। दूसरे मेहमान राहुल श्रीवास्तव, नेशनल अफेयर्स एडिटर हैं, इंडिया टुडे टीवी, नेता नगरी के लगभग परमानेंट मेहमान, लॉन्ग टाइम मेंटर। स्वागत है सर आपका भी। धन्यवाद। हमारे साथ एक नए मेहमान भी हैं, हरीश गुप्ता साहब हैं, नेशनल एडिटर हैं आप लोकमत के, लंबा करियर पत्रकारिता में है, लंबे समय तक इन्होंने पार्लियामेंट को कवर किया। स्वागत है सर आपका भी। थैंक यू, नमस्कार। पहले हम अपने तीनों मेहमानों से ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहते हैं। आप देख रहे हैं उस केओस को, उस नॉइस को, वो आप तक पहुंच रही है कि अब इस सवाल का जब महत्व खत्म हो ही गया था कि नई बिल्डिंग किसने बनाई, क्यों बनाई, वो बन गई है। अब बस उसका उद्घाटन होना है और उसके अंदर हमको सिटिंग्स देखनी है और वहाँ पे जाना है हमें कि भाई हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बात क्या करते हैं। लेकिन गरारी फंसी हुई है कि उद्घाटन क्यों किया जा रहा है इस तरह से, कार्ड पे किसका नाम है। बिल्कुल शादी वाला माहौल हो गया है कि इनको बुलाया है, इनको नहीं बुलाया, पत्रिका पे इनका नाम नहीं है। आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि सरकार या विपक्ष किसी का भी बिहेवियर पेटुलेंट होता जा रहा है? एक एक करके हम ओपनिंग रिमार्क्स चाहते हैं, फिर कुछ पॉइंटेड सवाल भी हमारे पास हैं। विल स्टार्ट विद राजीव सर, आपके साथ। निखिल जी देखिए, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है जो हुआ है, क्योंकि आप अगर लगातार भारत की राजनीति देखें पिछले 8 सालों से 9 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार में आए हैं, तो एक वातावरण बन गया है जहां विपक्ष, खासकर की कांग्रेस जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और बीजेपी, उनके बीच में कोई संवाद नहीं है। और छोटे मुद्दे से लेके बड़े मुद्दे तक आप देखेंगे दोनों के बीच में एक तरह से टकराव है। और इसकी कई कारण है। आप कह सकते हैं एक तरफ है सरकार का अहंकार
और दूसरी तरफ है विपक्ष का डेस्परेशन। हम राहुल जी आपके पास आना चाहते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अब उस सवाल का बहुत ज़्यादा मतलब बचा नहीं है कि नया पार्लियामेंट चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि बन तो गई है। लेकिन चूंकि आपने 2 दशक लगभग पार्लियामेंट के आप चक्कर काटते रहे, आपने सारे गलियारे सारे कमरे ऑलमोस्ट देखे हैं, कवर किया है पार्लियामेंट को। हमें जानना चाहते हैं कि जो सरकार का आर्ग्यूमेंट था कि वो एज कर रही थी, अब पुरानी पड़ रही थी इमारत भी, जो नए सिस्टम्स हम इंटीग्रेट करना चाह रहे थे उसमें फायर के, सेफ्टी के, भूकंप रोधी उसको चाहते थे, वो सब नहीं हो पा रहा था। ऐसी कोई मिसालें आपको याद आती हैं? जैसे एक ओवैसी साहब का उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि एक बार मुलायम सिंह यादव के कमरे की छत का हिस्सा ही नीचे गिर गया था, और इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। आपकी भी जानकारी में है सर? देखिए निखिल, क्या है कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है ये 18 जनवरी 1927 को हिंदुस्तान को मिली। लॉर्ड अर्विन ने इसका इनॉग्रेशन किया, और मोतीलाल नेहरू जैसी शख्सियत जो थी वो वहां पे मौजूद थी, और बहुत से जिनको अंग्रेज कहते स्वराजी कहते थे जिन्हें, तो स्वराजी वहां पे मौजूद थे। अब जिस दिन उन्होंने इनॉग्रेशन किया था तो उन्होंने किंग ऑफ इंग्लैंड का एक भाषण पढ़ा था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो गोल पार्लियामेंट बनी है, दिस इज अ सर्कल व्हिच स्टैंड्स फॉर समथिंग मोर देन यूनिटी, इट आल्सो इज द एम्बल ऑफ परमानेंस, द पोएट हैज सीन इन द रिंग ऑफ लाइट अ ट्रू सिंबल ऑफ इटर्निटी। यानी ये जो सर्कल था, पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बनी थी, वो 2 कॉन्सेप्ट का फ्रूटेशन था, यानी 2 साक्षात हो रहे थे। एक था यूनिटी एंड परमानेंस, दूसरा था इटर्निटी। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, दिस विल बिकम अ गाइड इंडिया टू फैशन हर फ्यूचर वेल। अपने भविष्य को सुगढ़ रूप से निर्धारित करने के लिए ये गाइड बनेगी पार्लियामेंट। तो ये 96 साल पुरानी बिल्डिंग है, और 76 साल इसका मेंटेनेंस जो है वो सीपीडब्ल्यूडी नाम की संस्था ने करीब किया होगा जी। तो मैं अपने देश के इंजीनियर्स के हुनर का चैलेंज कहता हूं ये, कि अगर ये बिल्डिंग कही जाए कि जीर्ण शीर्ण हो गई और इसकी जगह नई बिल्डिंग बनानी पड़ी साहब, इसलिए कहता हूं कि अगर हम मार्स पे पहुंच सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, तो हम अंग्रेजों की तरह से इंग्लैंड में अगर आप देखें तो वेस्टमिंस्टर में उनके पास जगह बहुत कम है साहब बैठने की। कभी किसी ने उनकी हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रोसीडिंग्स देखी हो तो कायदे से बैठने की जगह नहीं है साहब। लेकिन क्या है कि वो पार्लियामेंट जो है ना उनकी, वो कुछ डिनोट करती है, तो इसलिए उसको अबैंडन नहीं किया जाता, उसको सलीके से रखा जाता है। शायद हम इन 76 सालों में वो सलीका नहीं सीख पाए। तो मेरा दर्द जो है वो इसको लेकर के है। और उसके बाद इंजीनियर्स की अगर आकलन है कि वो टूट रही थी, मेरे को हादसा याद है कि रविशंकर प्रसाद जी न्याय मंत्री हुआ करते, उनके भी कमरे में प्लास्टर गिरा था, और सेंट्रल हॉल में भी हरीश जी को याद होगा कि परेशानियां आई थी इस तरह की। एक बार एसी डक्ट में साहब वहां पे गैस भर गई थी, और वो गैस आ गई बहते हुए, फ्लो करते हुए हाउस के अंदर, तो वहां से इवैक्यूएट कराया जाना पड़ा लोगों को, क्योंकि लोगों को सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगी। तो ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग की खामियां हैं जिसके कारण बिल्डिंग बनी, या जो उसको रखरखाव करने के जो जिम्मेदार लोग थे ये उनकी जिम्मेदारी थी। लोग कहते हैं कि उसमें वजन बहुत बढ़ गया साहब। तो साहब जो जितने नंबर ऑफ एमएलए एमपीज के लिए वो बिल्डिंग बनी थी या मंत्रियों के लिए, उसमें कमरों की कमी तो बात अलग है, अटेंडेंस लोगों की कम होती गई है। आप अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि साहब, विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री तो आते ही नहीं, और राहुल गांधी जैसे नेता की अटेंडेंस हमको पता है कि 50-60% से ऊपर कभी जाती नहीं। तो अगर अटेंडेंस कम हो गई, लाइब्रेरी में लोगों का जाना वर्चुअली 0 हो गया। मुझे एक बार याद है कि मुझे पार्लियामेंट लाइब्रेरी के एक सदस्य थे के जो इंचार्ज थे, उन्होंने बताया था कि जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते की 208 डेज और 197 डेज पार्लियामेंट लाइब्रेरी में अटेंडेंस थी साहब। मुझे आज की तारीख में बहुत सारे एमपीज का इकट्ठा जोड़ दीजिए तो इतने दिन की अटेंडेंस उनकी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। बहरहाल उसमें जोर पड़ा साहब इसलिए भी बिल्डिंग में कि उसमें माले जोड़े गए। ये शायद इस देश की जनता को नहीं पता है कि उसमें माले जोड़ दिए गए। भाई ये किसने कहा था, ये किस इंजीनियर के उस पे था? इतनी बड़ी धरोहर जैसी बिल्डिंग, लाल किला और ताजमहल आपने सीपीडब्ल्यूडी को या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स को नहीं दिया है। वो एएसआई जैसी संस्था के नाम है, जिसको पता है कि पुराने गुंबद कैसे बनते थे, चूना गारा कैसे बनता था, उनके रखरखाव में है। तो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग कुल मिलाकर के इंटेक जैसी किसी संस्था के पास होनी चाहिए थी, और सीपीडब्ल्यू के सिर्फ मुलाजिम होने चाहिए थे।
तो कुल मिलाकर के चलिए साहब, वो बिल्डिंग पुरानी हो गई और उसकी जगह नई बिल्डिंग अब बन के आ गई है। तो साहब अब उस पे ये जो विवाद है ना जी जी। कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई और इसमें हमें नहीं बुलाया या बुलाया नहीं, ये एक अलग डायमेंशन बन गया है। देखिए, मैं कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि निखिल, भारत के जो संविधान रचयिता थे ना, शायद वो बहुत ही शाइस्ता लोग थे, क्योंकि वो बेअदबी और बेतहजीबी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते थे। तो इन मेनी प्लेसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज साइलेंट। वो साइलेंस नहीं है साहब, वो ये इशारा है कि हम ये नहीं सोच सकते कि इस देश की राजनीति इस लेवल पे गिरेगी कि ये सब भी लिखना पड़ेगा कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को कहीं एक आर्टिकल ये भी बनाना चाहिए था कि किस जगह का फीता कौन जाकर के काटेगा। मैं हरीश जी आपके पास आना चाहता हूं, आप भी अपनी शुरुआती टिप्पणी रखें। जैसे राहुल जी जो कह रहे थे, उनकी बातों को कई लोग ऐसे ले लेंगे कि मतलब ये तो एक वरिष्ठ पत्रकार का मतलब नॉस्टैल्जिया से ग्रसित हैं हो गए हैं ये, कि इनका करियर अब 20 साल का वहाँ था इसलिए इनको बड़ी याद आती है। क्या कोई दूसरा एक वैलिड तरीका है देखने का? मतलब जो नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है कि 543 थी, अब 888, क्योंकि वो आने वाले परिसमन के लिए कर रहे हैं। राज्यसभा में 250 से वो 300 कर रहे हैं, और लोकसभा के अंदर ही इतनी बड़ी व्यवस्था बना रहे हैं कि सेंट्रल हॉल वाला जो काम था वो वहां हो जाएगा जब जॉइंट सेशन की जरूरत पड़ेगी। इनसे इतर आप क्या कारण पाते हैं? मतलब ये जो फंक्शनैलिटी है, क्या इसके अलावा भी आपको लगता है कि इस वजह से नई संसद बनी? देखिए, जहां तक मुझे याद है, मैं 1981 में मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के पहली बार मैंने अंदर से दर्शन किए। तो उस जमाने में पीलू मोदी जैसे इंदिरा गांधी काफी करीब थे, लेकिन जब वो फॉल आउट हुआ, और आपको याद होगा कि CIA एजेंट अपोजिशन को इंदिरा गांधी ने कहा ये सब CIA के एजेंट हैं जो मेरी सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। तो पीलू मोदी वगैरह सारे अपोजिशन के नेताओं ने बैच लगाया, आई एम ए CIA एजेंट। लेकिन उस घटना के बाद जो मैंने देखा, हम तो लॉबी तक ही जा पाते थे, सेंट्रल हॉल उस समय हमको एक्सेस नहीं था क्योंकि उसके अलग नियम कायदे कानून है। तो मैंने देखा इंदिरा गांधी के साथ 15 मिनट वो बाहर गपशप मारते रहे, बाकी लोग सुनते थे। और उस समय संसद का गेट नंबर 1 वही सबसे ज्यादा काम में आता था। नेता भी प्रेफर करते थे, मंत्री भी, सब लोग। अच्छा, जो शिष्टाचार है राजनीतिक, जिसका श्रीवास्तव जी ने जिक्र किया और जिसका राजदीप जी ने भी जिक्र किया, जो इंटॉलरेंस टू अकोमोडेट अदर्स, ये थोड़ा चेंज आया है। उसका एक और भी कारण है, क्योंकि हमने राजीव गांधी के थोड़ा सा इराक देखा है क्लोजली, कि जब ब्रूट मेजॉरिटी आती है तो एक प्रॉब्लम साथ में लाती है। वो कह रहे हैं, बाकी लोग जो कह रहे हैं वो सब बकवास है, अपने रास्ते पे चलो, अपना काम करो। वरना राजीव गांधी ने इतने बड़े बड़े काम किए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसी का फायदा मिलता भी है। लेकिन अपोजिशन के साथ आज जो है, जैसे मैंने आज ही कल आ गई थी खबर कि खड़गे साहब का भाषण अपोजिशन को बताया गया है कि भाई खड़गे साहब भी बोल सकते हैं। तो ये बात आपस में डिस्कशन करके इनॉग्रेशन अगर करना भी है, चलिए आपने फाउंडेशन स्टोन लगा दिया, लेकिन आपने इनॉग्रेशन करना है तो अपोजिशन के साथ एक मीटिंग कर लेते ना। करेक्ट। क्या दिक्कत है कि भाई क्या प्रोसीजर होना चाहिए? कौन इस बात को मना करेगा कि हवन, भोग और भोजन, भजन और भोजन दोनों वहां पे हो? क्या तकलीफ है? आप सबको बुलाते वहां पे, उससे पहले एक मीटिंग करते जिससे उनको कम से कम ये कहने का मौका तो मिलता वह हमसे कंसल्ट तो किया। आज कंसल्टेशन नहीं है। ये लैक ऑफ कंसल्टेंसी इज मोर प्रॉब्लमेटिक। मतलब, और जहां तक अपोजिशन का एटीट्यूड है, वो जो राजदीप ने कहा कि भाई अपोजिशन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है मोदी की क्लियर मेजॉरिटी को, ट्वाइस जो मेजॉरिटी मिलती है, तो उसको टॉलरेट भी तो करना पड़ता है। अब अपनी कमियां ढूंढे,
कि हमने कहाँ से ये कमी ली, और राहुल जी ने बड़ा डिटेल में बताया। जहां तक बिल्डिंग के ऊपर से छत टूटने की बात है, तो मैं आपको ये बताऊं कि इस पे बड़ी बहस हुई, और सेंट्रल हॉल की छत के ऊपर एक लोहे का जाला जो है वो लगाया गया, जिससे कोई ऐसी चीज सदस्यों के सर पे आके ना गिर जाए जो उनको हट कर दे। पूरी जाली लगी है लोहे की। मतलब जब वो मुलायम सिंह जी की बात नहीं है, और उससे पहले भी एक बार गिरा था। तो पुरानी बिल्डिंग का मेंटेनेंस कैसे किया जाए, और अगर एक पुरानी ब्रिटिश लीगेसी को हटाना है वो ठीक है, वो एक उनका अपना एक मन होगा, और वो उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि नई बिल्डिंग बनाने में इतनी दिक्कत नहीं है जितना सबको साथ लेके चलने की दिक्कत। राजीव सर, हम आपके पास आना चाहते हैं। ये तो है ही कि ऑब्वियसली हर चीज़ पे को एक पोलराइजिंग टॉपिक मान के उसमें गोलबंदियां हो जाती हैं, और उसके बाद फिर उसकी चर्चा नेता नगरी में हमें करनी भी पड़ती है। हमारे यहाँ अभी इसी चीज़ को राजनीति मान लिया गया है। हम जानना चाहते हैं कि एक चीज़ जो लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में लोग स्पॉट कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह से जज्ब कर लिया है कि लोग बिल्डर्स को याद रखते हैं। जो मुगल लेगेसी है उनकी इमारतों, उनके किलों में भी नज़र आती है, कल्चर में भी है। सेम चीज़ ब्रिटिश रूल के साथ में है। जो उन्होंने हमारे कल्चर को अफेक्ट किया सो किया, लेकिन उनकी बनाई हुई इमारतें हमें नज़र आती हैं। और अब वही चीज़ मोदी सरकार भी करने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत सारी बिल्डिंग्स, जो एक विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो उस बात का द्योतक होगा कि आप यहाँ पे हुए थे और आप के ज़माने में ये काम शुरू हुआ या पूरा हुआ या आपने इसको तामील कराया। ये एक अच्छा, मतलब इसमें अच्छा और बुरा ढूंढने का किसी को हक नहीं है, ये उनके काम करने का तरीका हो सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ अब थोड़ी सी ओवरडू होती जा रही है? इसी मतलब नई पार्लियामेंट के ही अगर आप उसमें देखें, जो तस्वीरों का सिलसिला आता है हमारे सामने, शिलान्यास में प्राइम मिनिस्टर प्रोमिनेंटली नज़र आते हैं। जब राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण होता है तब पहली बार ऐसा होता है कि उसमें हमें ओम बिरला नज़र आ रहे हैं, स्पीकर हरवंश राय जो डिप्टी चेयरपर्सन थे राज्यसभा के, हरदीप पुरी जिनकी मिनिस्ट्री का वो बिल्डिंग है। फिर उसके बाद में जब कंस्ट्रक्शन फेज है उसमें भी हम देखते हैं कि प्रोमिनेंटली प्राइम मिनिस्टर ही नजर आते हैं। कभी कभी हमने स्पीकर को उसमें देखा या कभी कभी हमने उसमें हरदीप पुरी को देखा। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो वो बिल्डर वाली जो छवि है अब वो थोड़ा सा एक सीमा को लांघ रही है? निखिल, देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि क्या ये जो हमारे आज के पॉलिटिकल कल्चर में हमें बिल्डिंग अपने नाम पर बनानी है या अपनी एक विरासत रखनी है, ये क्या नरेंद्र मोदी जी के साथ या 2014 से शुरू नहीं हुआ, ये पहले से है। आप देखिए, जितने भी हमारे नेता हैं वो चाहते हैं कुछ ना कुछ इमारत अपने नाम पर बने या कुछ ना कुछ अपनी लेगेसी बिल्डिंग में लगे रहते हैं। अब वो आपने सही कहा, वो हद के बाहर हो गया। कैसे? अब आप देखिए, क्रिकेट का स्टेडियम बनता है अहमदाबाद में, जहां वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। स्टेडियम का नाम क्या बनता है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आप वहां विनू मंकड़ स्टेडियम, जो गुजरात के सबसे बड़े क्रिकेटर थे, उनके नाम पर नहीं करते हैं, बट आप एक लिविंग प्राइम मिनिस्टर के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करते हैं, ताकि दुनिया जब वो वर्ल्ड कप मैच देखेगी, हर कमेंटेटर कहेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर ये मैच हो रहा है। अब आप देखिए, मायावती जी क्या करती है, जब वो मुख्यमंत्री थी खुद का एक पुतला बनाती है। केवल अंबेडकर जी और काशीराम का नहीं है अंबेडकर पार्क में, मायावती जी का भी है। तो एक तरह से मायावती अपने, जब वो मुख्यमंत्री है उसी समय अपना एक पुतला बनता है। उसी तरह से जब मुलायम सिंह यादव आते हैं तो वो लोहिया पार्क बनाते हैं और वहां लिखा गया इनॉग्रेटेड बाय मुलायम सिंह यादव, ताकि बाकी की पीढ़ियां जाने कि मुलायम सिंह यादव एक तरह से लोहिया जी की विचारधारा और विरासत को आगे ले जा रहे थे। हालांकि इस पर डिबेट हो सकता है कि क्या वो वाकई लोहिया जी की विरासत आगे ले जा रहे थे या मायावती वाकई अंबेडकर जी की लेगेसी ले जा रही थी। लेकिन अंबेडकर पार्क बनेगा, लोहिया पार्क बनेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनेगा। अब आप देखिए कितने एयरपोर्ट्स बने हैं, राजीव गांधी या स्टेडियम्स बने हैं जिनको जवाहरलाल नेहरू के नाम पर किया गया है। ये भी आप कह सकते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उनको भारत रत्न दिया गया। अब आप प्रधानमंत्री है, उस समय आपको भारत रत्न मिलता है। इंदिरा गांधी जी को मिलता है 71 की लड़ाई के बाद, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाता है। तो ये एक तरह से आप
कह सकते हैं ये पहले से है, लेकिन ये बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ये मीडिया का जमाना है। ये जो फोटो ऑप का कल्चर अब बन गया है। अब मैं आपको एक कहानी बताऊं, जब ये सरदार पटेल जी का बड़ा स्टैच्यू बनता है, अब आप जब आखिरी शॉट देखेंगे, उस शॉट में केवल मोदी जी और स्टैच्यू हैं। बाकी जो अधिकारी थे और जब वहां के मुख्यमंत्री रूपाणी जी थे, उनको कहा गया आप पीछे हटिए, केवल मोदी जी रहेंगे और उनके पीछे जो नया एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप बाकियों को अलग करना चाहते हैं। यही हुआ इस बार भी, कि आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी जो है वो ये जाने कि जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी थी, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी जी, और वहां तस्वीर बनेगी। अगर द्रौपदी मुर्मू जी रहती वहां या धनखड़ जी रहते, तो मोदी जी वुड हैव हैड टू शेयर द ग्लोरी। अब कोई शेयर नहीं करना चाहता, ना विपक्ष के साथ, ना आपके खुद कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के साथ। अब सरकार क्या कहती है कि आपने छत्तीसगढ़ और मणिपुर में जब असेंबली बिल्डिंग्स में रेनोवेशन हो रहा था, नया वो सोनिया गांधी जी को बुलाया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वॉट अबाउट नहीं चलेगा कि इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्स को इनॉग्रेट किया, राहुल गांधी ने फाउंडेशन स्टोन फॉर पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये एक परंपरा होनी चाहिए, देयर शुड बी अ सिस्टम। बट क्योंकि मल्टीमीडिया एज है, फोटो ऑप का जमाना है, वो फोटो वायरल जाएगा, हर व्हाट्सएप पे जाएगा, देखिए मोदी जी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो यू आर ऑलमोस्ट, आपकी ये जो इमेज बिल्डिंग है ना, वो पहले आपके पास वो हथियार नहीं थे। आप तब भी चाहते थे 50 के दशक में, 60 के दशक में, जो आपके साथ हथियार थे आपने उसका इस्तेमाल किया, अपने आप को भारत रत्न दे दिया वगैरह वगैरह। अब आप चाहते हैं कि ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने और उनका एक तरह से आपके साथ नाम जुड़ जाए। अब ये सेंट्रल विस्टा को लीजिए, सेंट्रल विस्टा इज डन ताकि आप दुनिया भर में ये कहें कि मैंने एक तरह से लटियंस दिल्ली से हटकर एक नई चीज रखी है भारतवासियों के सामने, एक इंडियन चीज रखी है, ये भारतीय चीज है। ये पूरा लेगेसी बिल्डिंग है, और ये लेगेसी बिल्डिंग मुझे लगता है, जैसे आपने सही कहा, एक हद के बाहर गया है, और एक ऐसे हद के बाहर गया है कि एक टकराव हो गया है अब सरकार और विपक्ष के बीच में। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ डेस्परेशन। मैं आपको कहूं कि सच्चाई यह है, मैं जब CNN IBN का एडिटर था, हम एक फंक्शन कर रहे थे, तब हम मोदी जी को एक अवार्ड दे रहे थे। एक स्टेट ऑफ द स्टेट्स फंक्शन था, कौन सा अच्छा स्टेट किस मामले में है, तो कुछ अवार्ड्स गुजरात को मिल रहे थे। जैसे ही कुछ कांग्रेसियों को पता चला कि मोदी जी को वो अवार्ड्स मिल रहे हैं, या गुजरात सरकार को, मोदी जी को नहीं, गुजरात सरकार को, और मोदी जी शायद आएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा हम नहीं रहेंगे वहां, क्योंकि दे डिडंट वांट टू शेयर द स्टेज विद मोदी जी। तो एक तरह से आपने एक पॉलिटिकल अनटच उस तरफ से की, और दूसरी तरफ जब आप सरकार में आते, मोदी जी आते, वही कर रहे हैं। आप कंसल्ट ही नहीं करना चाहते हैं, यार कोई बड़ा फंक्शन हो, आप विपक्ष को एक तरह से औपचारिकता से इनवाइट करते हैं, बट यू डोंट वांट टू शेयर द स्पॉटलाइट विद देम। तो ये दिक्कत है, एक अहंकार एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं देयर कि विपक्ष भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि मोदी जी इतने बड़े प्रधानमंत्री बन गए 2 बार देश के, और मोदी जी खास करके गांधी परिवार को एक तरह से एक मैसेज बार बार देना चाहते हैं कि वी डोंट सी यू एज इक्वल्स। अब आप सावरकर के बर्थडे पर कर रहे हैं। सावरकर वाज इन माय व्यू अ रेवोल्यूशनरी इन हिज फर्स्ट हाफ ऑफ हिज लाइफ। ही वाज लेटर अ हिंदुत्व आइडियोलॉग, बट वो पार्लियामेंटेरियन कब थे? When was he a parliament democrat, या उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आगे की थी? लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि ये नेहरूवियन लेगेसी को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए या कमजोर किया जाए। तो आप एक तरह से सावरकर को एक अपना आइकॉन बनाते हैं, जैसे पहले आपने पटेल को बनाया। तो ये कंपीटिंग जो लेगेसीज बैटल्स हैं, उसमें मुझे लगता है ये पार्टियां फंस गई है, अपने अहंकार में फंस गई है, अपने ईगोज में फंस गई है। हमारे राजनीति में संवाद हुआ करता था, अब वो संवाद बिल्कुल विवाद, और विवाद से अब टकराव। दिस इज द ट्रांजिशन। विवाद भी होना चाहिए, लेकिन टकराव इस तरह का कि ऐसे सिंपल फंक्शन के लिए आप एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, एंड दिस हैज स्प्रेड टू ऑल स्टेट्स। अब आप देखिए, जब भी गवर्नर्स की टी पार्टी होती है किसी भी राज्य में, जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, विपक्ष उसका बहिष्कार करती है।
ये पहले कुछ राज्यों में होता था, अब ये पूरे देश में हुआ है। पहले डीएमके और एआईडीएमके एक साथ नहीं बैठ सकते थे, अब शिवसेना और उद्धव सेना एक साथ नहीं बैठ सकती हैं, ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ नहीं बैठ सकती है, और सेंटर में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ नहीं बैठ सकती है। ठीक है, आप बताइए मुझे कि आप, और एक आखिरी पॉइंट, बिफोर एवरी सेशन मोदी जी कहते हैं आई बिलीव इन डेमोक्रेसी डायलॉग, हम चाहते हैं सबकी राय सुने। कहां सुनवाई होती है? एवरी टाइम सम ऑपोजिशन लीडर गेट्स अप, कुछ ना कुछ होता है, कुछ बहाना होता है और उनको अपनी बात रखने नहीं मिलती है, तो डिबेट भी नहीं होता है, डिस्कशन। बजट आप छोड़िए, ये इट इज नॉट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट कि कौन इनॉग्रेट करेगा, बट पार्लियामेंट की जो संस्कार है, जो इथॉस है, उसका क्या किया गया कि बजट विदाउट डिस्कशन पास होता है। 2-3 मिनट में आप बजट को पास कर लेते हैं, ऐसे कैसे चलेगा निखिल? दिस इज आई थिंक ओनली एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ किस लेवल तक हमारी एक तरह से राजनीति गिर चुकी है, टकराव हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपकी बात में बस सर एक ही चीज़ जोड़ना चाहता हूं, जो ये बात उठाई गई है कि पार्लियामेंट एनेक्सी और पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है उसमें बिल्कुल वो हरदीप सिंह पुरी वो कह रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी बात दरअसल ये है कि संसद भवन की एनेक्सी की आधारशिला, मतलब जो उसका भूमि पूजन है वो प्रेसिडेंट ने किया था और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया, इंदिरा गांधी ने, और लाइब्रेरी की जो नींव है वो राजीव गांधी ने रखी और उसका भूमि पूजन स्पीकर ने किया और उद्घाटन फिर फाइनली प्रेसिडेंट ने किया, के.आर. नारायणन ने। तो पूर्व के ये उदाहरण है। बाकी जो छत्तीसगढ़ वगैरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो फैक्चुअली करेक्ट हैं, वो वाकई ऐसा हुआ है कि बिना गवर्नर को बुलाए काम हो गया। मैं राहुल जी आपके पास आना चाहता हूँ सर। ये एक चीज़, एक इतनी बात जो बेसिक समझ में आती है उस कार्ड को देख के, जो कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने और बाकी कई सारे लोगों ने जो निमंत्रण पत्रिका है इस कार्यक्रम की उसको शेयर किया है, और उसमें नज़र आ रहा है कि उसमें सेक्रेटेरिएट की तरफ से, लोकसभा सचिवालय की तरफ से वो न्योता है और उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम है कि इनके हस्ते होगा, और ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं उनके मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा, इस आशय की जानकारी है। क्या ये प्रोटोकॉल को लेकर के कोई सरकार को संशय रहा होगा कि अगर मतलब जो राज्यसभा के सभापति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, या जो संसद के अंग हैं, देश के राष्ट्रपति, अगर उन्हें बुला लिया जाता है प्रोग्राम में, तो फिर उनको एडजस्ट कहाँ करोगे अगर आपको इनॉग्रेशन आपने पहले से तय किया हुआ है? तो क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए निखिल, ऐसा है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी इस देश में डिबेट जो हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और प्रेसिडेंस को लेकर के, अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लियर है कि क्यों हो रहा है ये डिबेट बेमानी है साहब, ये डिबेट बेमानी है, ये बिल्कुल मोटा रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट है कि क्यों हो रहा है ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 कहता है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट for the union which shall consist of the president and the two houses, the council of states and the house of the people। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दूसरा आर्टिकल 53 एक है जो कहता है that the executive powers of union are vested in the president of India, यानी राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, एग्जीक्यूटिव की पावर्स उसके अंदर है, और जो एग्जीक्यूटिव का मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस कहता है कि नंबर 1 इस देश का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पे है, प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पे, स्पीकर 6 नंबर पे है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर। साहब ये जड़ है, प्रॉब्लम ये है कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसके अंदर, मगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऐसा है कि अगर प्रेसिडेंट को बुलाया जाए तो प्रधानमंत्री उस चीज का इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर हो तो नहीं इनॉग्रेशन हो सकता। इस कारण से न्योते नहीं जाते हैं साहब, इस कारण से न्योते नहीं गए हैं, बिकॉज दिस वुड हैव कॉज्ड अ प्रॉब्लम। और आपने यानी बड़े स्वतः आराम से अंदाज से कह दिया कि साहब वो तो उन्होंने गड्ढा भरा था, एक ने गड्ढा खोदा था, एक ने पत्थर डाला, एक ने उसके ऊपर सीमेंट डाला, तो साहब ये सेम बात नहीं। देखिए बिल्कुल ना इत्तेफाकी है मेरी इस बात से। राजदीप इसको हमेशा वॉट अबाउटरी कह देते हैं, मैं आज भी डंके की चोट पे ये कहता हूं कि एक गंदी प्रथा शुरू करिए आप देश में, और वो लोकतंत्र में आम हैबिट बन जाती है। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमारी प्रॉब्लम है। आप कहेंगे साहब नहीं,
पुराने टाइम में तो ऐसा था कि वो सिर्फ छुरेबाज को पॉलिटिक्स में आकर के एमपी बनने का टिकट देते थे। मुलायम सिंह यादव ने तो साहब अतीक महमद को बना दिया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है साहब। ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को बरी करने का। साहब ऐसा है कि हम सबके गिरेबान फाड़ डालें और अपने गिरेबान में ना झांकें। मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूं, आपको छोटे लगेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन रवायतें क्यों तोड़ी जाती हैं? रवायतें इसलिए तोड़ी जाती हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना नाम छोड़ना चाहते हैं इस बिल्डिंग में, इसी तरह से लोग अपना नाम इस देश में डालने की बात कर रहे थे, रवायतें तय कर रहे थे। और आपने कहा कि लोग अपना नाम तय करना चाहते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, 28 अगस्त 1947 पहली पोर्ट्रेट सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी की 4/4 की पोर्ट्रेट थी। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसका अनावरण किया। लेकिन 1956 जुलाई 28, ये मैंने 7 घंटे की रिसर्च करी है पार्लियामेंट में बैठ के लाइब्रेरी में, दूसरी फोटो अनावरण होता है सेंट्रल हॉल में। 7/4 की पोर्ट्रेट है, ये लोकमान्य तिलक की है। इसका इनॉग्रेशन अनावरण कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। 25 पोर्ट्रेट है सेंट्रल हॉल के अंदर, उसमें प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, उन्होंने अनावरण किया। उसके बाद दादा भाई नारोजी की 1953 मार्च 13 को एक पोर्ट्रेट अनावरण होता है, वो जीवी मावलंकर साहब करते हैं, जो कि स्पीकर थे लोकसभा के। दैट इज द लास्ट पिक्चर ऑफ एनीथिंग और एनीथिंग इनॉग्रेटेड बाय ए स्पीकर इन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि मालिक कहलाता है उस बिल्डिंग का। 1953 मार्च 13, ये मेरी वर्ड याद करिएगा, ये लास्ट टाइम हुआ था। स्पीकर कहां गया था, राष्ट्रपति कहां गया था इन मामलों में? और सुनिए, जवाहरलाल नेहरू ने पोर्ट्रेट्स लोकसभा चेंबर के अंदर इंक्लूड करी, अनावरण करे, इनर लॉबी में करे। मनमोहन सिंह ने साहब ने 7 पोर्ट्रेट लॉबीज में इनॉग्रेट करे। पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह मिलाकर के 7 बस्ट का अनावरण किया। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं बाकी वीवी गिरी साहब और इंदिरा गांधी, इन सब ने किया। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो गया साहब इस बार में, ना? ये आपने कहा, मैं माफी चाहता हूं कि मैं जरा ज्यादा का एक थोड़ा डेफिनेशन जानना चाहता हूं कि ये ज्यादा का डेफिनेशन क्या होता है। कि एक आरटीआई लगी थी साहब 2012 में, उस समय पे आधी स्कीमें इस देश में जो थी वो गांधी नेहरू परिवार के टाइम नाम पे थी। 58 सेंट्रल स्कीम थी, आरटीआई लगी थी। 58 में से 27 जो थी वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पे थी। 16 राजीव गांधी के नाम पे, 8 इंदिरा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 महात्मा गांधी और 4 अंबेडकर के नाम पे। अगर आप कुल मिलाकर के फेहरिस्त देखते हैं तो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स 23 राजीव गांधी, 4 इंदिरा गांधी, 2 जवाहरलाल नेहरू, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 55 राजीव गांधी, 21 इंदिरा गांधी, 22 जवाहरलाल नेहरू, 74 रोड और बिल्डिंग राजीव गांधी के नाम पे, कांग्रेस परिवार के नाम पे, 51 अवार्ड हैं, 39 मेडिकल और हॉस्पिटल हैं, 37 चेयर्स और फेस्टिवल्स हैं। स्कीमें 16 राजीव गांधी के नाम पे, 8 इंदिरा गांधी, 3 जवाहरलाल नेहरू। साहब ये ज्यादा नहीं हो रहा था? राष्ट्रपति के नाम पे क्यों नहीं हुई? महात्मा गांधी का नाम पीछे क्यों छूट गया? अंबेडकर का नाम पीछे क्यों छूट गया? लाल बहादुर शास्त्री क्यों नहीं आए? साहब ये ऐसा है कि रवायतें गंदी शुरू करेंगे तो ये दिन देखने पड़ेंगे आपको। मैं आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में खड़ी हैं उनको ये कहता हूं, कल बहुत खूबसूरत बात कही थी राजदीप के प्रोग्राम में थर्सडे नाइट को 9 o'clock के बुलेटिन में, कि नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर जवाब नहीं देते हैं क्वेश्चंस का, कि उनको क्या हक है कि पार्लियामेंट में वो क्यों जाकर के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करेंगे। मैं एक थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं कि अगर सवाल ना देने पे नरेंद्र मोदी को हक नहीं है जवाब, तो 24 अक्टूबर 1975 को इंदिरा गांधी ने इनॉग्रेशन किया था पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग का, 4 महीने बाद इमरजेंसी के। उस समय इस देश में इमरजेंसी थी, उस समय बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो सकता है इंदिरा गांधी के द्वारा, तो आज सवाल न देने पे साहब खड़े होकर के ये नेता एक बार बोल दें कि जो पिछले इतिहास में कांग्रेस की सरकारों ने, बाकी सरकारों ने राष्ट्रपति की अवहेलना करके, बड़े नेताओं की अवहेलना करके सारी स्कीमें अपने नाम पे चलाई, बिल्डिंगें अपने नाम पे करी, खुद इनॉग्रेशन किया। जिस दिन वो ये कह के साथ में कहेंगे कि नरेंद्र मोदी भी वही गलत कर रहे हैं, उस दिन मैं कहूंगा कि इस देश की जनता को कुछ सुकून मिलेगा कि साहब ये आज सही कह रहे हैं, क्योंकि पीछे भी गलत हुआ था। ये हमारी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी है ना, वो मैं एक शेर पढ़ता हूं उसके लिए कि मैं अब तो तेरे जुनू के हाथों से तंग हूं, लाऊं कहां से रोज गिरेबान नए नए। तो ये कभी ये गिरेबान फाड़ता है मेरा, कोई गिरेबान मेरा ये फाड़ता है। तो हम किस तरह से जाकर के इस देश की जनता इस फैसले पे आए कि आज गलत है नरेंद्र मोदी या पहले ये लोग गलत थे।
नहीं, पॉइंट ये नहीं है सर कि पहले नहीं हुआ है। पॉइंट ये है कि ऐसे वो एक साइक्लिक आर्गुमेंट बनती है, फिर वो आप कहाँ पीछे जाते जाते वो गोल गोल मुर्गी और अंडे वाली बहस है कि किसने चालू किया, किसने चालू किया। उसमें नुकसान मेरे जैसा आदमी का हुआ है जिसका करियर ही मान के चलिए 2016 में चालू हुआ है, तो इसलिए हमारे रेफरेंसेस वहां से हैं। नहीं साहब, पहली इतिहास को यानी अगर मैं उसको एक्नॉलेज नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो बिल्कुल एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, लेकिन वो बक रुकेगा कहां पे? आपके रेफरेंसेस अगर इसी तक जाते हैं तो आप बाकी लोगों के भी इतिहास भूल जाइए ना। फिर ये नहीं हो सकता साहब। ये कसौटी है जहां मैं सिंपल बात कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी सही है, मैंने तो आपको हवाला दिया कि बिल्कुल गलत है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो दो तरीके से, तो आर्गुमेंट किसी ने नहीं दिया। मैंने आपको आर्गुमेंट दिया है कि दिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन लेटर द प्रेसिडेंट शुड हैव बीन देयर, और ये रवायतें शुरू हुई हैं। लेकिन मेरा ये है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, बुला लेते सबको, राष्ट्रपति भी होते, लेकिन नाम तो उन्हीं का होता। लेकिन उसी तरह से विपक्ष भी आ सकता था, तख्तियां लेके आता, विरोध करता हुआ बैठता, लेकिन आ सकता था। तो यहां गलतियां एक नहीं हो रही हैं। मुझे प्रॉब्लम यही है कि हम इस बात को नहीं देख रहे कि हम एक ही गलती को पॉइंट आउट करना चाहते हैं। हमको हर गलती को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। कोई एक देश के लोग कलेक्टिव विल रखते हैं तो कलेक्टिव हिस्ट्री भी होनी चाहिए हमारी कुछ। ठीक बात। हाँ सर, बोलिए। देखिए, जैसे राहुल कह रहे हैं कि ये वाटर बाउंड्री, मैं कह रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम वाटर बाउंड्री से क्या है? मुझे वाटर बाउंड्री से प्रॉब्लम यह है कि आप उसको लेकर अपना बचाव करते हैं। राहुल श्रीवास्तव ने आरटीआई का जिक्र किया, कितने स्कीम नेहरू गांधी परिवार पर रखे हैं, टोटल 450 थे। वेंकैया नायडू जी ने ये एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 12 सेंट्रल, 52 स्टेट स्कीम्स, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, 19 स्टेडियम, 5 एयरपोर्ट स्पोर्ट्स, 98 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 51 अवार्ड्स, 15 फेलोशिप्स, 15 नेशनल सेंचुरीज, 39 हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन, 27 चेयर्स फेस्टिवल्स, 74 रोड्स बिल्डिंग प्लेसेस आफ्टर 3 मेंबर्स ऑफ नेहरू गांधी फैमिली। ठीक है, गलत है, होना नहीं चाहिए था, मानते हैं राहुल श्रीवास्तव की बात। लेकिन जब आप सरकार में आते हैं और आप कहते हैं आप नया इंडिया बनाना चाहते हैं, आप उन पुराने, मुझे लगा आप पुराने परंपराओं जो जिसका आपने विरोध किया था उससे हटकर एक नई दिशा देंगे देश को, तो फिर कैसे दे रहे हैं? बिकॉज यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग योर ओन पर्सनैलिटी कल्ट। तो मुझे प्रॉब्लम यही है कि आप ये पुराने आंकड़ों के देखकर कि किसने क्या किया, किसका क्या उद्घाटन किया, कहीं ना कहीं आप अपनी तरह से अपना एक बचाव करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 wrongs do not make a right। 2 गलतियां जो होती है, इट डज नॉट मेक अ राइट। जो पुराने जमाने में हुआ, कोई गलती हुई, आप वही गलती अगर दोहराएंगे तो कैसे चलेगा? वी आर इन 2023। हमने कहा था एक नया भारत, वी टॉक ऑफ अमृतकाल, न्यू इंडिया, कि हम पूरा देश बदलना चाहते हैं। लेकिन वाकई सच्चाई यह है कि आप वही चीजें कर रहे हैं जो पहले हुआ करती थी। दैट इज द ट्रेजेडी इन माई व्यू निखिल, और इसीलिए मुझे दर्द है। और उसको जब आप कहते हैं हद के बाहर हो गया है, क्योंकि कम से कम जो पार्लियामेंट्री परंपरा थी वो भी अब खत्म हो गई। डू यू नो द फर्स्ट डिसरप्शन इन पार्लियामेंट केवल 1963 में हुआ था। राधाकृष्णन के एड्रेस को डिसरप्ट किया गया था 1963 में। यानी 50 के पूरे दशक में पार्लियामेंट चलती थी। एवरेज डेज ऑफ पार्लियामेंट वर 138, 138 दिन पर ईयर पार्लियामेंट के सिटिंग्स हुआ करते थे। अब कितने हुए? अबाउट 55 to 60, यानी आधे से ज्यादा हो गए। जैसे मैंने कहा, बजट पर डिस्कशन नहीं होता है। पिछले बजट सेशन में प्रोडक्टिविटी रीच 5%, 7% ओनली। आप सिलेक्ट कमिटी को बिल्स भी नहीं भेजते हैं। अर्लियर 60%, 70% ऑफ बिल्स वर सेंट, अब केवल 10, 12, 13% भेजते हैं। यह दुविधा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्यक्ति पूजा, तो हमारे समाज में हुआ करती है। पहले नेहरू परिवार की हुआ करती थी, अब मोदी जी एक तरह से पर्सनालिटी कल्ट कर रहे हैं। बट इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा? पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अबाउट MPs and who is PM. पार्लियामेंट जनता, it should be the will of the people, और वो नहीं हो रहा है, जो मुझे लगता है एक हद के बाहर चला गया। नेहरू जी तो कम से कम पार्लियामेंट में बैठते थे, क्वेश्चंस भी का रिस्पांस देते थे। That does not mean that you do not now our leader of the house does not even sit in parliament. तो मुझे लगता है एक डिक्लाइन हुआ है। और आज वो पुराने आंकड़ों को देखकर या पुराने जमाने में क्या हुआ, मुझे लगता है इट इज एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन
व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विथ आवर सिस्टम टुडे। और जैसे मैंने कहा, ये राज्यों में भी हो रहा है, हर राज्य में इसी तरह से एवरी चीफ मिनिस्टर इज बिकमिंग अ सुप्रीम लीडर, जो भी होगा उनके नाम पर होगा। एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस टेंडेंसी इन अ डेमोक्रेसी। ये जो पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स हो गई है, इससे मुझे लगता है हमारा देश, हमारा लोकतंत्र एक तरह से कमजोर हो रहा है। निखिल, ठीक, लेकिन मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे कहूंगा, एक छोटा सा पॉइंट, अगर मेरे को इजाजत हो। प्लीज प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब इस चीज को पहचान चुका हूं कि वो पिछले जो थे वो अलग नहीं थे, और ये जो आए हैं 9 सालों से, इनके पास अलग होने का मौका था, मगर ये भी अलग नहीं हुए। बस ये बात अंडरलाइन है। वी अग्री टू अग्री नाउ। नहीं, राहुल श्रीवास्तव और मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत है कि हमारे नेता जो है ना, वो कुछ बदलाव नहीं आता जब तक सिस्टम्स बदलेंगे नहीं। व्यक्ति तो वही है ना। निखिल, आपने कहा 20 साल, मैं 27 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूं। जी सॉरी सर। मैं और 27 साल पार्लियामेंट कवर करने के बाद, चलिए कोरोना के कारण वहां पे एंट्री की प्रॉब्लम हुई थी, मुझे नहीं पता है कि मैं पार्लियामेंट के अंदर जा पाऊंगा कि नहीं। मेरे लिए वो एक सेंट्रल हॉल होगा, जो कि मैंने 15 सालों को पार्लियामेंट कवर करने के बाद जब मैंने कमाया था कि मैं उस सेंट्रल हॉल में, जहां पे भारत के पावर का हस्तांतरण हुआ था, उस हॉल के अंदर मैं पहली बार 1989 में गया था, जब वीपी सिंह का चयन हुआ था प्रधानमंत्री के तौर पे। चंद्रशेखर नाराज होकर चले गए थे, देवीलाल ने पलटा खाया था। मैं उस बिल्डिंग को देख करके विस्मित था। देखिए, उस बिल्डिंग के अंदर पैर रखने हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और उस बिल्डिंग के अंदर मैं अब नई बिल्डिंग में, पार्लियामेंट में जा पाऊंगा कि नहीं, कोई ऐसा सेंट्रल हॉल होगा जहां मैं नेताओं के बगल में बैठ करके उनसे देश दुनिया की बात कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता अभी तक। मेरा रोष है कि इन सब ने मिलकर के, इन सभी नेताओं की जमातों ने मिलकर के मेरे देश की राजनीति को और पार्लियामेंट को इस लेवल पे ले आए हैं कि मैं एज ए जर्नलिस्ट फील कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि वेयर आई एम गोइंग। नो, बट लेट मी करेक्ट यू देयर। यहां मैं डिसएग्री करता हूं राहुल श्रीवास्तव और हरीश गुप्ता को भी इस कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हरीश जी हमसे ज्यादा पार्लियामेंट कवर कर चुके हैं। सेंट्रल हॉल को मैं ये कहूंगा, मनमोहन सिंह टाइम पे कोई रुकावट नहीं थी, आप जा सकते थे। आप अगर 20 साल आपको सीनियर मीडिया पर्सन का पास मिलता था, आप वहां जाकर बैठकर एमपीज, मिनिस्टर सबसे मिल सकते थे। एक भय का वातावरण नहीं था कि मैं यहां जा सकता हूं, यहां नहीं मिल सकता हूं, किसको मिल सकता हूं, मुझे एक्सेस मिलेगा या नहीं। ये मैं कहूंगा, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, कई चीजें वैसे की वैसी है, लेकिन एक फर्क आया है। पार्लियामेंट में मीडिया की जो एंट्री हुआ करती थी, उस पर जिस तरह से एक्सेस डिनाई किया गया है और मीडिया को एक तरह से दूरी पर रखने की कोशिश की है, वो बड़ी डेंजरस है, खतरनाक है। एक तरह से आप कह रहे हैं कि ये जो मीडिया है, हम अपना इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल करेंगे, हमें मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। ये डेंजरस है, इसका हमें एक तरह से निषेध करना चाहिए। प्रेस क्लब ने निषेध किया है। सबसे बढ़िया स्टोरीज उसी टाइम पे सेंट्रल हॉल में भी मिला करती थी, और एक तरह से एक रिलेशनशिप बढ़ती थी आपके और नेता के बीच में, मंत्री के बीच में। आपने उसे ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया है। किसी ने मुझे कहा कि मोदी जी ने अपने एक नजदीकी को कहा, ये पत्रकार यहां क्यों बैठते हैं, इनको केवल गॉसिप करते हैं। ये क्या बात हुई? ये गलत है। मैं जानता हूं कई पत्रकार वहां बैठकर अपनी कॉपीज को एक तरह से, और उनको नॉलेज मिलती है, उनको इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसी तरह से तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इतने सालों तक चलती थी। अब आप मीडिया को बिल्कुल दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप केवल वन वे फ्लो चाहते हो ऑफ इंफॉर्मेशन। केवल ट्विटर के जरिए या कहीं अपने भाषणों के जरिए लोगों को एक अपनी बात रखना चाहते हैं। आप दूसरों की भी बात सुननी चाहिए। तो ये जो सेंट्रल हॉल का हुआ है, मीडिया को दूर किया गया है, और शायद नए बिल्डिंग में और भी दूर किया जाएगा। आई थिंक दिस इज अ बैड ट्रेंड। हमें इसका निषेध करना चाहिए, और मुझे लगता है सभी पत्रकारों को एक साथ आकर स्पीकर को कन्विंस करना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। हम गए थे, लेकिन स्पीकर ने कहा वी विल सी, हम सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन किया कुछ नहीं है। आई गेस उन्होंने ये उस टाइम सेक्रेटेरिएट का कहना था कि जब कोविड प्रोटोकॉल्स चल रहे थे तब वो क्राउड कंट्रोल करना चाहते थे। अरे सर, कोविड खत्म हो गया निखिल, कोविड खत्म हो गया। 1 साल हो गया है कोविड खत्म हुए, 2 साल होने आए हैं। ठीक है ना हरी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। अब हम इस बातचीत के सिलसिले को एक तरह से विराम देने की तरफ जा रहे हैं। हमने
ये देखा है कि इस नई बिल्डिंग की जो खूबियां हैं बिल्कुल हैं, हमें परिसीमन के बाद जितनी जगह की ज़रूरत होगी उस हिसाब से इसे बनाया गया है। सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और तमाम चीज़ें, भूकंप रोधी है। बहुत सारे जो अच्छे काम किए जाने चाहिए थे उनको सरकार ने कहा है कि उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया है CPWD से। हमें जानना चाहते हैं कि लेकिन इस बिल्डिंग की चर्चा ऐसे भी हुई है इन सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया कि इस बिल्डिंग में वेल में जाके हंगामा करना बड़ा मुश्किल होगा, या वहाँ अब एक तरह से जिस तरह से ऑपोजिशन अपना डिसेंट लॉन्च कराता है, मैं वो कितना सही या गलत पे नहीं जा रहा हूँ, वो मुश्किल होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब ये लाइन ऑफ थिंकिंग है, इसको लेकर के आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं कि विरोध करना मुश्किल होगा, विरोध करने में खाली आप स्पीकर को पेपर नहीं फेंक सकते, इतनी दूर तक नहीं जा पाएगा। कोई पत्थर थोड़ी फेंकेंगे हाउस के अंदर, पेपर ही फेंकते थे, प्रोटेस्ट करते थे वेल में, तो वेल ऑफ द हाउस तो आज भी आ सकते हैं, नई बिल्डिंग में भी आ सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या हो, राइट। मुझे अभी तक याद नहीं, इमरजेंसी की बात तो मैं इसलिए नहीं करता हूं कि सारा अपोजिशन ही जेल में था, तो इंदिरा गांधी ने जब अनेक्स का उद्घाटन किया तो विपक्ष वहां पे नहीं था, उसका कारण है वो जेल में थे। लेकिन जब राजीव गांधी ने अनेक्स का किया, सॉरी लाइब्रेरी का, तो उस समय तो विपक्षी नेताओं ने बायकॉट नहीं किया, और ना ये मुद्दा मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि वो उठाया गया कि आप क्यों कर रहे हैं। उसका एक और भी कारण है कि ब्रूट मेजॉरिटी, मैंने पहली बार ये बताया था आपको कि जब भी कोई ब्रूट मेजॉरिटी आती है तो वो चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। अब वो राहुल श्रीवास्तव जी ने इतने एग्जाम्पल दिए हैं और उसकी समीक्षा करते हुए राजदीप इस बात को माने हैं कि वे मोदी जी के पास एक मौका था नई परंपराओं को स्थापित करने की, वो नहीं हो रही है, बल्कि जो पुरानी परंपराएं थी जिसके अंदर मीडिया और पॉलिटिशियन वो आपस में बातचीत कर सके, उसके लिए एक सेंट्रल हॉल था। यहां मैं ये बताऊं कि 1975 में दिल्ली के अंदर सबसे बड़े गॉसिप का अड्डा इंडियन कॉफी हाउस, कनॉट प्लेस के अंदर 31 पैसे की कॉफी मिलती थी या 33 पैसे की, और सारी दिल्ली के लोग वहां आके गप मारते थे, कोई काम नहीं, नेता भी आ जाते थे, सोशलिस्ट भी, कांग्रेसी भी, ये यंग ट्रक चंद्रशेखर, मोहन धारिया, मधु दंडवते, ये जो सोशलिस्ट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी फॉर्मर थी, वो गप मारने आए, गप मार के चले गए। तो सेंट्रल हॉल एक्सचेंज ऑफ व्यूज का एक ठिकाना था जहां सारी पार्टियों के लोग आपस में, मोदी जी ने ये सिस्टम किया है कि भाई गप मत मारो, 24 घंटे काम करो जिस काम के लिए हम आए। ये गप मारने का सीजन कांग्रेस के साथ खत्म हो। अब वो देश अपने हिसाब से चला के कहां ले जाना चाहते हैं, वो अगर कोई इंटरव्यू दे तो पता लगे। अब क्योंकि ये चुनावी साल है तो मोदी जी भी, आई एम श्योर, बाकी नेता भी पूरा मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, सबको बुलाएंगे, अपनी बातें बताएंगे, लेकिन वो सब टैक्टिकल हो सकता है। अदरवाइज मीडिया से संवाद इस सरकार का जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं है, वन वे ट्रैफिक है। जब वो चाहेंगे तो मिलेंगे, जब हम चाहेंगे तो शायद ना मिले। तो इस ये स्थिति मोदी जी क्यों ला रहे हैं, वो शायद जल्दी में है, चेंजेस करना चाहते हैं। किस किस्म के चेंज समाज में आएंगे, नई परंपराएं होंगी। एक और छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर लोकसभा में देखे हैं, 3 घंटे तक पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही गलत है, इसके ऊपर डिबेट चली है। मतलब हाईली वेल रेड एमपीज जो हैं आजकल जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं वो बिना रूल के बोलते, स्पीकर पूछता रूल क्या है, रूल बताओ, बोले सर रूल में है लेकिन मैंने पढ़ा ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। तो आप डिबेट का लेवल कहां चला गया, कोई पढ़ने लिखने का काम ही नहीं बचा, कोई ब्रीफिंग नहीं है प्रॉपर। नए एमपीज हैं, उनको ट्रेनिंग वो मोदी जी देना भी चाहें तो कोई उस क्लास में नहीं आता। कोई बिल अगर पेश होता है पार्लियामेंट में और जब वोटिंग होती है,
अगर एक मेंबर भी उसके खिलाफ है और वो बोलेगा डिवीजन, तो डिवीजन स्पीकर को करना पड़ता था या चेयरमैन। आज स्थिति यह है कि नो डिवीजन, वॉइस वोट से आप बड़े से बड़ा बिल भी जो है वॉइस वोट से पारित हो गया। तो ये स्थिति जो है किस कारणों से पैदा हुई? भाई कांग्रेस के राज में भी हुआ है, वॉइस वोट से बड़े बड़े बिल पास हुए, विपक्ष जो है बिल्कुल। और राजीव गांधी के टाइम में तो ये तय किया गया विपक्ष को हराना ही है, चुन चुनकर 10 बड़े नेताओं को विपक्ष के जितने थे उनको हरवाया गया कि इनके खिलाफ इनको लगाइए, वाजपेयी जी को हराने के लिए इसको लगाओ। तो ये जब ब्रूट मेजॉरिटी आती है, अभी राज्यसभा में बीजेपी की ब्रूट मेजॉरिटी नहीं है, अभी स्केलेटन दूसरों के डंडी पकड़ के चल रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ा समय है। लेकिन मुझे लगता है संसद के सांसदों की संख्या जो बढ़ाई जानी है उसके पीछे डिलिमिटेशन नया होगा, नया सेंसस आएगा, वो शायद प्रोग्राम 2029 का हो या 34 का हो। आई कैन ओनली फैथम, एक गैस है। ठीक। तो कहीं ना कहीं कुछ लंबी स्कीम चल रही है और मोदी जी लंबी स्कीमें बनाते हैं, ये तय है। वो कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं कि मैंने जो काम पास्ट में नहीं हुए वो मैंने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो नई संसद भी उसका एक हिस्सा है, माइलस्टोन का उनके टेन्यूर। जो पुराना संसद भवन है जहां पे आप लोगों ने लंबा टाइम बिताया है अपने अपने प्रोफेशनल करियर्स का, एक कोई दिलचस्प किस्सा अगर आप हमारे साथ बांट सके तो, तीनों मेहमान हमारे। क्रिस्प। मैं शुरू करूंगा 2 किस्से क्रिस्प। एक 13 दिसंबर 2001 जो संसद पर जो हमला हुआ था, मेरे वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट में कई दोस्त बन गए थे जिसे आज पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज कहते हैं। उसमें एक खास जो मेरा एक दोस्त बन गया था उसका नाम था जेपी यादव। और जेपी यादव वो व्यक्ति है जिन्होंने नजमा हेपतुल्ला को बचाने के लिए उन आतंकवादियों के साथ गोली अपनी छाती पर खाई थी। और मुझे अभी भी याद है जेपी यादव बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, हमेशा बहुत टॉल बहुत 6 फुट प्लस थे, लेकिन दिल बड़ा अच्छा था। वो हमें बताते थे कि कौन सा मंत्री किस गेट से कब निकलने वाला है, छोटी छोटी डिटेल जो उस जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आपको साउंड बाइट चाहिए था किसी इंपॉर्टेंट मंत्री का, तो मुझे उस दिन की बड़ी याद आती है जिस तरह से हमारे जो एक तरह से दोस्त बन गए थे उन्होंने गोलियां खाई। और मैं वो कभी नहीं भूल पाऊंगा जो उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है, उनकी वजह से पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियंस बचे, जेपी यादव जैसे बहादुर लोगों की। तो आज जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं याद हो उन व्यक्तियों की जिन्होंने एक तरह से हमारे संसद को बचाया था आतंकवादियों से। ये एक। नंबर 2 थोड़ी मजेदार है। देखिए, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, तब प्रमोद महाजन के कमरे के इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा था। और प्रमोद महाजन के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, मोटे से थे विवेक मोइत्रा, और भी मोटे थे हरीश शर्मा। दोनों को हम हार्डी और हार्डी कहते थे, लॉरेन और हार्डी नहीं, हार्डी और हार्डी। तो वो बेचारे फोन कर रहे थे एक के बाद एक एमपी को सुबह से कि कौन कहां जाएगा, किस तरह जाएगा, कौन हमारे साथ है कौन नहीं। और विवेक मोइत्रा ने एक पेपर लिया था जहां वो कैलकुलेट बार बार कर रहे थे, लेकिन उनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं थी, तो वो कैलकुलेशन में हमेशा उसको स्क्रैच करते थे, फिर से कैलकुलेशन शुरू करते थे। अंत में प्रमोद महाजन जी वहां आते, विवेक व्हाट आर यू डूइंग? इसे नहीं सर कैलकुलेशन। तो फिर प्रमोद महाजन ने कैलकुलेटर खुद निकाला। वो विवेक तो पेपर पर लिखते, प्रमोद ने कैलकुलेटर निकाला और कहा आई थिंक वी आर लूजिंग बाय 2 वोट्स। एज इट टर्न्ड आउट वो 1 वोट से हारे। पर वो जो माहौल उस दिन था, आज वो पार्लियामेंट में शायद कभी नहीं मिलेगा। हरीश जी ने ब्रूट मेजॉरिटी की बात की, तब कोई ब्रूट मेजॉरिटी हुआ नहीं करती थी, तो हर एक एमपी का एक महत्व था। और इसी तरह से प्रमोद महाजन के जो हार्डी और हार्डी जब कैलकुलेशन कर रहे थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस दिन था वाजपेयी जी की सरकार में, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। बड़ी वो इंटरेस्टिंग एक चीज थी कि इस तरह के हर एमपी के एक की कैलकुलेशन हो रही थी पेपर पर कि कौन एमपी किस तरफ है। तो ये 2 घटनाएं हैं जो मुझे याद आएगी मेरे पार्लियामेंट के
कवरेज के दौरान। राहुल जी। देखिए, बहुत किस्से हैं। यानी मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग पार्लियामेंट को सेशन के दौरान जानते हैं। हम और हरीश जी पार्लियामेंट को सेशंस के बीच में भी जानते थे। और 365 दिन होते हैं साल में। पार्लियामेंट जो है वो मुश्किल से 100 दिन चला करती, 120 दिन चलती थी पहले, 110 आई, अब तो 60-70 पे निपट रही है पूरे दिन साल में। तो हम बीच में भी जाया करते थे और बहुत सारे किस्से हैं। मेरे को पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ का जो एक किस्सा याद है निखिल, बहुत बहुत कुछ है। पार्लियामेंट का अटैक है, तमाम चीजें हैं। इसके अंदर बड़े बड़े लोग आए हैं, सेंट्रल हॉल में आके भाषण हुए हैं जी। राजदीप ने कहा जो वाजपेयी जी का भाषण था वो बहुत बड़ा था। मुझे आज भी याद है कि व्हील चेयर पे एक सांसद आता है और उसका वोट मैटर कर जाता है, सरकार गिर जाती है। लेकिन मुझे 2G स्पेक्ट्रम का वो दिन आज भी याद है। मुझे वो डेट इसलिए याद है क्योंकि मैं उसको हमेशा ये कहता हूं कि बहुत हम बुराइयां बहुत देखते हैं पार्लियामेंट की और संसद के तमाम चीजों की, लेकिन साहब द ग्रैंडियर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम कहेंगे, वो उन दिनों में से एक था कि मैंने चिलचिलाती अप्रैल की धूप में 4 अप्रैल 2011 को रतन टाटा को पार्लियामेंट की लॉबी में 2.5 घंटा खड़े हुए देखा है। क्योंकि पीएससी ने उनको बुलाया था 2G स्पेक्ट्रम एलोगेशन में, उनको और नीरा राडिया जिनका नाम आया था। उसके पहले अनिल अंबानी भी बुलाए गए थे। लेकिन साहब उस दिन वो जो रतन टाटा के चेहरे पे कंफ्यूजन था, ही इज अ वेरी एश्योर्ड मैन। अगर आप देखें, बहुत ही डिग्निफाइड एश्योर्ड आदमी है। नई बिल्डिंग के बनाने में टाटा सन्स का एक बहुत बड़ा हाथ है, इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। टाटा प्रोजेक्ट्स ने बनाया है। मगर साहब रतन टाटा जी को यह भी याद रहेगा वो एक दिन कि पार्लियामेंट की जिस एक अदना कमेटी को, जिसको आज लोग तवज्जो नहीं देते हैं, उस एक पार्लियामेंट्री पैनल ने जब बुलाया था साहब, तो रतन टाटा पार्लियामेंट आया था, 2.5 घंटा बाहर खड़ा हुआ था और अंदर छोटे छोटे उन अदना एमपी की जिनकी आज वैल्यू मट्टी में नहीं समझते हो, लेकिन उन एमपीज ने उनको ग्रिल किया था। याद रखिए कि आज भी उस पार्लियामेंट में वही दम है। दूसरा मेरा सबसे ऐतिहासिक मौका था कि आप तमाम फ्रिक्शन सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक जज के इंपीचमेंट में एक राज्यसभा की डिबेट है। अगर कोई इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की डिबेट्स को सुनना चाहता है ना, और जानना चाहता है, यहां ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे तमाम झमेले नहीं करना चाहता, तो साहब एक बार उस जस्टिस सौमित्र सेन की जो इंपीचमेंट की डिबेट हुई थी उसको सुन ले और उसको देख ले कि पार्लियामेंट का एका जो होता है वो किस तरह का होता है। उसके अलावा तो मैं ये जानता हूं, मैं वाजपेयी जी का एक बहुत सुंदर किस्सा बताता हूं कि जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर हाउस के अंदर महिला आरक्षण बिल को फाड़ दिया गया, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो वो कमरा नंबर 9 में बैठते थे और बाहर निकले तो एसपी जी ने मुझको उनकी तरफ जाने से रोक दिया। तो कॉरिडोर में तो मैंने दूर से बुलाया वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी बोलते कम थे, इशारों में बहुत कुछ कर जाते थे। तो वाजपेयी ने सर की घुड़की देकर के एसपी वाले को बोला कि आने दो। तो मैं दौड़ के गया और मैं चाहता था कि वाजपेयी जी, हमारा गेट नंबर 4 पे हमारे कैमरा निकल लगते थे, वाजपेयी जी का पीएम का गेट अलग होता है तो वो उससे निकलते थे। तो जब मैंने कहा कि वाजपेयी जी अगर तकलीफ ना हो तो आप गाड़ी 2 मिनट 4 नंबर गेट पे रोक लीजिएगा, तो पूछे, इशारा करके, बोले कुछ नहीं, इशारा करा कि किस लिए। तो मैंने कहा सर ये जो महिला आरक्षण पे जो कुछ हुआ है, आप ऐतिहासिक बिल लाए हैं। तो वाजपेयी जी उस समय पे कुछ बोलना नहीं चाहते। देखिए वाजपेयी जी ने एक बार जेठमलानी जी के लिए कहा था कि ही डज नॉट नो द आर्ट ऑफ साइलेंस, चुप रहने की कला नहीं है। और वाजपेयी जी में चुप रहने की कला बहुत थी। 2 लोग जो मैं कहूंगा चुप रहने की कला वाले, वो एक पीवी नरसिम्हा राव हाउस में भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी मीठा बोलते थे, कम बोलते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो उनका प्रेग्नेंट पॉज होता है ना, वो उनके एग्जैजरेटेड होते थे, बहुत लंबे होते थे। तो करीब 40 सेकंड चुप रहे, फिर मुझसे कहते हैं मुड़ करके बड़ी शरारत वाली नजर देख करके कि महिलाओं के बारे में बात में 6 बजे के बाद करता हूं। ये कह के वो मुस्कुराते हुए आगे चले गए। मैं निरुत्तर का वहीं खड़ा रह गया। तो ये आपकी किताब में आएगा फिर, है ना सर? साहब रिपोर्टर के दिल में किताबें बहुत होती हैं। ठीक ठीक ठीक। हरीश जी, लिखने का वक्त तो मिले। हरीश जी, देखिए जहां तक किस्सों का ताल्लुक है, किस्से तो बहुत है जो, क्योंकि मैं तो किताब लिखने वाला हूं नहीं। अच्छा। कारण यह है कि आप
सच लिखेंगे वो प्रॉब्लम करेगा, झूठ लिखेंगे कैसे। हमारी ट्रेनिंग ट्रिब्यून अखबार से हुई है, हिंदुस्तान टाइम्स से हुई है, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है लाइफ में। हरीश जी मेरे सीनियर हुआ करते थे हिंदुस्तान टाइम्स में। हैं? हरीश जी के जाने के बाद ही यूज्ड टू बी माय सीनियर इन हिंदुस्तान टाइम्स। अरे सर यानी सीनियर इनकी तो बाइलाइन पढ़ पढ़ के हम लोग, यानी एक टाइम के बड़े धुरंधर क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे हरीश जी। मैंने वो जमाना एक याद जरूर कराऊंगा मैं। हवाला का स्कैंडल जो है उसकी स्टोरी सबसे पहले जनसत्ता में आई जी। लेकिन वो मामला वहीं की वहीं खत्म हो गया। वो चलता रहा। फिर 93 में जेएस वर्मा बने जज सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने रेगुलर हियरिंग करके सीबीआई को डायरेक्शन दिया कि केस को आप इन्वेस्टिगेट करिए। चलता रहा वो। 95 एंड में 96 में आपको याद होगा 10 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस में था। तो सीबीआई में 10 मंत्रियों को चार्जशीट किया और उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ये खबर मैंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखी ब्रेक की होने से पहले कि ये सीबीआई ने कास्ट आयरन केस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है सीबीआई। और उसके अंदर अपोजिशन में अडवाणी जी का भी नाम था, यशवंत सिन्हा का भी था। दिक्कत वहां से शुरू हुई। शरद यादव ने कबूल कर लिया कि मैंने पैसे लिए। उनके एडमिशन से सबसे बड़ी दिक्कत हुई। और खुराना जी ने भी शायद इनडायरेक्टली कहा हाँ भाई वो आया था, पार्टी को दे गया था। तो उसने इतिहास बदल दिया उस केस में। वरना उस समय अडवाणी जो है वो अपोजिशन के यूनानिमस नेता थे और उनको पीछे हटना पड़ा। और 13 दिन की जो सरकार है वो वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी। नरसिम्हा राव हारे, सबको पता था वो हार रहे हैं। तो इस ढंग के जो मूवमेंट है, तो अडवाणी जी ने मुझे बुलाया, भाई ये पक्का है कि ये मुझे चार्जशीट करने वाले हैं। मैंने कहा हाँ सर, मेरे पास तो यही खबर है। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि शायद जो सीबीआई के डायरेक्टर थे वो भी राव थे, तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तो नरसिम्हा राव जी ने उनको कुछ कहा होगा जो उनको लगा कि शायद चार्जशीट में नाम ना आए, लेकिन ऐसा हुआ। तो इतिहास बदला उस कांड ने देश का। और जुडिशरी की ओवर आर्चिंग और एग्जीक्यूटिव का सरेंडर वो टर्निंग पॉइंट। सारे केस डिसमिस इसलिए हुए कि सीबीआई डिड नॉट इन्वेस्टिगेट द केसेस प्रॉपर्ली। तो इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से ब्रूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट्स खत्म हो गई, क्योंकि सारी पॉलिटी के लोग बदनाम हुए, जनता का भरोसा उठा सिस्टम से। वाजपेयी जी समहाउ 6 साल राज कर पाए, लेकिन थ्री टाइम्स ही हैड टू रिजाइन। सो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में इसीलिए नॉन कोऑपरेशन, वरना अपोजिशन और रूलिंग पार्टी आपस में मिलकर चाय खाना, वो दौर बहुत जबरदस्त थे। अभी तो हमें याद नहीं कि अपोजिशन को खाने पे कभी बुलाया गया है, उसकी फ्रीक्वेंसी हायर हो। मिलेट्स वाले में हुआ था। पर मैं एक पॉजिटिव स्टोरी आपको बताता हूं निखिल भाई, क्योंकि हम सब चीजें नेगेटिव कह रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष और सरकार के बीच में ये दूरी बढ़ गई है। आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी ने जब भारत की को कश्मीर पर अपनी बात रखनी थी यूएन ह्यूमन राइट्स के सामने जिनीवा में, किसको भेजा उन्होंने? अटल बिहारी वाजपेयी। सलमान खुर्शीद और अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ गए। अब आप सोचिए 1994। अब आप सोचिए वहां क्या आप सोच भी सकते हैं आज की तारीख में कि सरकार किसी विपक्ष के नेता को इस तरह से प्रोजेक्ट करे कि वो पूरे भारत को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको भेजे? ये हो सकता है आज की तारीख में? ये हुआ था। वाजपेयी जी की पर्सनैलिटी ऐसी थी राज जी। वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव जी के बीच में जो एक दूसरे के लिए जो आदर था,
I had gone to Vajpayee's house where there is a photograph of Narasimha Rao. The fact that when Vajpayee ji became Minister of External Affairs, उन्होंने कहा कि एक नेहरू जी की तस्वीर वहां से हटाई गई थी, उन्होंने कहा क्यों हटाई गई है, वापस लाइए वो तस्वीर। चलिए, ये वाजपेयी जी थे और ये नरसिम्हा राव जी थे, तो कहां गए वो लोग, पूछना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब नेता एक जैसे हैं, ये जो है ना कि सब नेता एक दूसरे के दुश्मन बने, ये पिछले कई सालों से ये और बुरा हुआ है। निखिल ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ने नरसिम्हा राव जी की किताब थी इनसाइडर, उसका इनॉग्रेशन किया था 1998 में, हरीश जी भी थे वहां पे। जी। और बस मैं हाल की बात करता हूं, 2015 में जब जीएसटी पे विवाद चल रहा था तो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी से। बात नहीं बनी, बात अलग है, बात ना बनना अलग है, लेकिन मुलाकात तो की थी। यानी मौका है, तरीका हो सकता है। आप प्रोग्राम खत्म करना चाहते होंगे निखिल, मैं मगर मेरी एक पॉइंट है, मैं थोड़ा सा ना आपकी न्यूज पॉइंट सिलेक्शन से थोड़ा सा मुझे खेद है। क्या है साहब कि फैज लुधियानवी साहब एक शायर थे, उन्होंने कहा है कि इसकी पैदाइश में उल्फत का राज, इनकी हस्ती पर खुद को खालिक को है नाज, सोच कर हर काम कर सकते हैं ये, शेर को भी राम कर सकते हैं ये, इनको नहीं खतरों की परवाह जरा, ट्विटर की आग में कूद के ये सूली पे भी चढ़ सकते हैं। और तो क्या है कि एक बहुत फेमस पार्टी हुई थी गोवा में विजय मल्ल्या की, विलफुल डिफॉल्टर होने के बाद, जो कि उनके गोवा के फार्म हाउस में, उसके ठीक तरह से इतने सालों बाद एक बहुत बड़ी गोवा में पार्टी हुई है साहब, अभी 1-2 दिन पहले। और साहब ना आप बुलाए गए ना हम बुलाए गए। अब दो लोग जवाब दे सकते हैं। कहा विजय, देखिए मेरा जन्मदिन था, मैं गोवा पणजी के एक रेस्टोरेंट में अपने स्कूल के दोस्तों मैंने के तो साथ, आपका नाम भी नहीं लिया साहब। नहीं बोलना पड़े, नहीं मैं जनता को बताऊं, मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ, अब आप अपनी पब्लिसिटी कर 12 से 14 लोग ज्यादा से ज्यादा वहां थे। 12 से 14 लोग मेरी पार्टी में एक रेस्टोरेंट में, और विजय माल्या अपने आलीशान बीच हाउस में 1000 से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं। राहुल जी अब कंपैरिजन ना करिए, मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं, ना ही मैं कहीं जा रहा हूं, मैं आप ही के साथ रहूंगा। और मैं अगली बार जब गोवा में मैं इस तरह की पार्टी करूंगा तो नेता नगरी की पूरी टीम को ले जाऊंगा। इस बार सौरभ भी थे गोवा में, तो सौरभ भी उस पार्टी में आए थे। अरे साहब, लेकिन अगली बार आपको, मेरे ख्याल राहुल जी कह रहे हैं कि गोवा तो कब जाना होगा, दिल्ली में ही कर लेते हैं। गोवा के प्लान वैसे भी बहुत लंबे चलते हैं। अच्छा नहीं, दिल्ली में सोमवार को 6 बजे ऑफिस में एक समोसा पार्टी रखी है, आप जरूर उसमें आइएगा, समोसे मिलेंगे बहुत अच्छे आप। राहुल जी आएंगे सर, आप समोसे से संतुष्ट हैं आप? सर हम तो इन्होंने समोसा बोल दिया, हम उसी से संतुष्ट हो गए। अरे सर, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, अरुण जेटली अपने कमरे में पार्लियामेंट में दही भल्ले रखते थे, जहां सीताराम येचुरी भी वो दही भल्ले खाने आते थे, और कांग्रेस के आनंद शर्मा भी वहां नजर आते थे। तो एक जमाने में ये, तो राहुल जी आप भी आइएगा, मैं दही भल्ले नहीं समोसे खिला रहा हूं, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम दही भल्ले समोसे सारी चीज़ें खाते रहेंगे। और जितनी बातचीत हमारे पैनल पे तीनों मेहमानों ने अब तक के की है, उससे यही समझ में आया, और मुझे लगता है दर्शक भी इस बात पर गौर करेंगे कि इस बात से थोड़ा कम फर्क पड़ता है कि इमारत, पिछली इमारत में क्या दिक्कत थी, या नई इमारत क्यों बना ली गई, या उसका इनॉग्रेशन कौन कर रहा है। ज़्यादा फर्क इस बात से हमें पड़ना चाहिए कि जो हमारी पार्लियामेंट की स्पिरिट थी, उसको हम कितना जिंदा रख पाते हैं, उस पर कितना अमल हमारे लीडर्स कर पाते हैं। ऐसी ही चीज़ें हमारे अगले सत्र में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ भी आपका ज्ञानवर्धन होगा। बने रहिए नेता नगरी के साथ। नेता नगरी के सत्र में बात होगी दिल्ली पर। दिल्ली पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का एक फैसला आया, जिसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि सर्विसेज पर जो एलजी होंगे उन्हें दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह पर अमल करना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली की सरकार जो होगी, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी चला रही है, वो अपनी मर्जी से सर्विसेज का हिसाब किताब रख सकती हैं, आईएएस के तबादले कर सकती हैं।
दूसरी तरफ एक दूसरा डेवलपमेंट चल रहा है कि आम आदमी पार्टी जितनी बची हुई है जेल से बाहर, उस पे भी नेताओं के दिन एक एक करके कम होते जा रहे हैं। इनसाइड स्टोरीज आती जा रही हैं कि अब आज ही एक दो दिन पहले की बात है, संजय सिंह के करीबियों के यहाँ छापा पड़ा है। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के लिए जो नया घर बना है उसकी फाइल भी खुल गई है और जल्द कार्रवाई हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम जो दिलचस्प इंसाइट्स हैं वो अपने मेहमानों के जानेंगे। तीनों से आपका परिचय करा देते हैं। राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव, आप पिछले सत्र से हमारे साथ बने हुए हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। कुमार कुणाल, आपका एडिटर इंडिया टुडे, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। लंबे समय से आपने दिल्ली को कवर किया है और इसीलिए हमने आपको आज तकलीफ भी दी है। सर, हम आपके साथ ही शुरू करना चाहते हैं बातचीत को। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो एक हॉटबेड ऑफ एक्टिविटी बना हुआ है दिल्ली, इसकी एक बेसिक वजह सबको पता है कि अलग अलग पार्टियां, एक केंद्र में जो पार्टी अलग है उनका अलग ये है, एक आम आदमी पार्टी अलग। जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं, लगातार नेता अरेस्ट होते जा रहे हैं और जेल में है, तस्वीरें आ रही हैं, अभी सत्येंद्र जैन की भी आई थी। इन केसेस में कितना दम आपको नजर आता है? देखिए, दम है नहीं है ये तो कई सारी चीज़ें अदालत में तय होती हैं और जहां तक हम देख पा रहे हैं उसमें जो जांच अभी तक आगे बढ़ी है, कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, कई सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, कई सारी चीज़ें जांच एजेंसियां छुपा करके रखती हैं, दबा करके रखती हैं, समय आने पर अपने पत्ते खोलती हैं। उस पर बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों को लेकर के टाइमिंग भी मायने रखता है। इसीलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉप लीडरशिप है पार्टी की, वो पूरी तरीके से अब इस जांच के दायरे में है। आपको पता है कि जहां तक अरविंद केजरीवाल तक से पूछताछ हो गई है, संजय सिंह का नाम गाहे बगाहे आ ही रहा है, उनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, उनको ले जाया जा रहा है मुख्यालय, वहां पर भी पूछताछ हो रही है। तो ये एक तरीके से जो अभी संकट है आम आदमी पार्टी पर, मुझे लगता है कि गवर्नेंस तो बाद की बात है, जो अध्यादेश लाया गया या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऊपर कौन रहेगा, सरकार कौन चलाएगा। सत्येंद्र जैन जेल में है, अब वो उनको बेल मिली है, लेकिन वो बेल जो है वो हेल्थ के आधार पर मिली है और उस पे उस बहुत ज्यादा अभी वो एक्टिव होंगे ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है। मनीष सिसोदिया भी जेल में है और वहां से छुट्टी होगी ये भी मुश्किल लगता है, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों का केस है अलग अलग, अगर उन दोनों में जमानत मिलती है तब वो छूटेंगे। जो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉग है और ये सब कुछ मुझे जो लग रहा है कि 2024 से पहले एक तरीके से चारों तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है और इसमें वही वाली बात होती है कि क्या दम है नहीं है। तो जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें कई सारी कमियां, कई सारी खामियां निकाली गई, उसकी रिपोर्ट हुई और उसी आधार पर जांच चल रही है। लेकिन अभी तक जो मनी ट्रेल है, जिसका पैसे कहां से कहां गया, क्या वाकई वो किसी की जेब में गया या चुनावों में हुआ, उस पर बड़ा खुलासा अभी तक कोई भी एजेंसी नहीं कर पाई है या उसको एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अदालत यही पूछेगी कि आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतने सारे लोगों को फायदा आपने पहुंचाया, पैसा गया तो गया कहां, वो कहां लगा, वो तो हमें दिखाइए। वहां पर मामला फंस सकता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, कई जगहों पर प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो जाती है। इसमें प्रक्रिया पनिशमेंट है। 360 दिन के बाद हेल्थ ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को जेल से छुट्टी मिली है, जमानत मिली है, अभी भी उनके खिलाफ जो मामला है वो बना हुआ है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक पनिशमेंट की तरह है और मुझे लगता है कि 2024 तक ये शिकंजा और कसेगा और भी मुश्किल आने वाली है। घर की भी बात आपने की, घर में भी अभी रिपोर्ट आई है चीफ सेक्रेटरी की, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसमें तो आपको चौंकाने वाली बात बताऊं कि इसमें मैडम सीएम का नाम है कि मैडम सीएम ने कई सारी चीजों को मंजूरी दी। फाइल नोटिंग में जो जिक्र है वो मैडम सीएम का है। तो ये तमाम चीजें हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको एक क्लियर लग रहा है कि एक खास डायरेक्शन में जा रहा है और अरविंद केजरीवाल के गिरमान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते, देखते हैं। क्या राजीव जी, हम आपके पास आ रहे हैं कि क्या यही एक वजह है कि अब फाइनली अरविंद केजरीवाल एक्नॉलेज करने लगे हैं कि हर तरफ से अब प्रेशर आ रहा है। सत्यपाल मलिक तो कह भी चुके हैं कि गिरफ्तारी होगी चुनाव से पहले, कि अरविंद केजरीवाल एक टूर निकालते हैं महाराष्ट्र का, मुंबई में रुकते हैं और ये इस तरह के इनपुट्स हैं कि शरद पवार से उनकी बैठक भी हुई है और इस बैठक का प्रोडक्ट बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल फाइनली अब अपने रिश्ते सुधारने को तैयार हो रहे हैं या कम से कम उसकी गुंजाइश देखी जा रही है कांग्रेस के साथ। आपकी क्या जानकारी है? आप अभी भी मुंबई में ही हैं। देखिए निखिल, कई दिनों से जब से ये ऑर्डिनेंस की बात निकली, अरविंद केजरीवाल एक तरह से बहुत ही
बेचैन है कि कितनी ऑपोजिशन की पार्टियां उनको सपोर्ट करेंगी। वो चाहते हैं इसे एक तरह से एक नेशनल इश्यू, एक राष्ट्रीय इश्यू बनाया जाए, केवल दिल्ली तक सीमित नहीं। तो करते क्या है, वो सबको एक तरह से फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको मिलना चाहता हूं। ममता बनर्जी उनसे तुरंत मिल लेती है। ममता बनर्जी उनको समर्थन देती है। उनकी अरविंद केजरीवाल की नीतीश कुमार से लगातार बात होती है। कांग्रेस के लोगों से बात करने की कोशिश होती है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग अजय माकन जैसे कह रहे हैं कि क्यों हम अरविंद केजरीवाल की बात अब माने, यही केजरीवाल हमारी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए थे। तो कांग्रेस के लिए एक अप्लाई नो रिप्लाई की स्थिति एक तरह से हो गई है, या कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई बैठक नहीं। शरद पवार बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शरद पवार उन व्यक्तियों में हैं जो आप कह सकते हैं नॉर्मली सीधी तरह से मोदी जी को कभी टकराव नहीं देते। आपने अडानी का मामला देखा होगा, वहां भी शरद पवार ने एक स्लाइटली डिफरेंट स्टैंड लिया था कि मैं जेपीसी, मुझे लगता है जेपीसी नहीं होनी चाहिए। तो शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो इशू बेस्ड एक तरह से सपोर्ट आप कह सकते हैं विपक्ष को करते हैं। तब जब अरविंद केजरीवाल ने उनको फोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, शरद पवार तुरंत तैयार हुए। तो उद्धव, पहले तो अरविंद केजरीवाल मंगल के दिन या बुधवार के दिन उद्धव ठाकरे को मिले। उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल तैयार थे पहले से। फिर गुरुवार को शरद पवार को मिलते हैं। अब मिलना तो एक बात होती है, लेकिन जिस तरह से पूरी एनसीपी वहां उनको ग्रीट करने के लिए थी। जब केजरीवाल जी आते हैं तो अजीत पवार, छगन भुजबल और सुनील तटकरे को एक तरह से वहां एक स्वागत पार्टी की तरह रखा गया था कि आप वहां रुकिए, केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनको आपको मिलना है। फिर वो आते हैं ऊपर, वहां प्रफुल्ल पटेल होते हैं, वंदना चव्हाण, जितेंद्र आवाड, बाकी एनसीपी के नेता, यानी एनसीपी का पूरा पलटन एक तरह से वहां था। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो दिलीप वलसे पाटिल, ये वहां उनकी एक ग्रीटिंग पार्टी थी एक तरह से। तो इसको एक इवेंट की तरह बनाया गया। मुझे लगा अगर मिलते भी तो वो बड़े वन ऑन वन मिल जाते और वही मामला सीमित होता। जिस तरह से मिले, ऐसा लगता है एनसीपी अपने आप को अरविंद केजरीवाल को अपने बराबरी में रख रही थी। एक विपक्ष का नेता मुंबई आ रहा है, हम पूरी धूमधाम से उनका स्वागत करेंगे। और आश्चर्य की बात है कि यही अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उन्होंने शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट रिवील करने की धमकी दी थी कि मैं जानता हूं कि शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट कहां है। शरद पवार को उन्होंने टारगेट किया था उन मंत्रियों में जो राजदीप सर, मैं अभी 2017 26 जनवरी का ट्वीट देख रहा हूं। उसमें अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शरद पवार को पद्म विभूषण देने की हिम्मत दिखाने के लिए मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। यह ट्वीट है 2017 का, कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तब का ये ट्वीट है। तो ये स्थिति थी, इतनी ज्यादा अदावत थी दोनों के बीच में। नहीं, आप देखिए 2012-13 के जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपने चरम पर था, खास करके 2011-12 में, तो उन्होंने शरद पवार को टारगेट किया था। शरद पवार क्यों मिलते हैं इस तरह से? अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी थे, राघव चड्डा थे, आतिशी थी, तो उनका भी एक बड़ा काफिला था। पूरा आधा फ्लोर ताज लैंड्स एंड का लिया गया था बांद्रा में, जहां अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता रह रहे थे आम आदमी पार्टी के, और वो मिले। शरद पवार मुझे लगता है अपने आप को अगले कुछ महीनों के लिए इस तरह से पोजीशन कर रहे हैं। ये पोजीशनिंग है कि मैं वो नेता हूं जहां बाकी सब जो विपक्षी नेता है मेरे घर आएंगे, मुझसे मिलेंगे, और मैं इन सबको एक तरह से एक दिशा दूंगा। तो शरद पवार अपने आप को एक तरह से भीष्म पितामह की तरह कहिए, जो भी अपने आप को एक सीनियर स्टेट्समैन, और अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत तारीफ की कि अगर देश के बड़े नेता हैं उनमें से नंबर 1 एक तरह से, या बहुत आगे नेता अगर हम समझे, वो है शरद पवार। तो दोनों के बीच में ये जो लव फेस्ट थी, एक जो प्यार का जो एक दूसरे की जो तारीफ कर रहे थे, ये बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए। मुझे लगा पवार जी इसे बड़े लो प्रोफाइल तरीके से करेंगे, पर किया नहीं। और यही मुझे लगता है कि शरद पवार एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि
मैं अभी भी हूँ, राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हूँ। ये जो पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा था, जो उन्होंने खुद शुरू किया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं होगा। मैं अरविंद केजरीवाल हो या बाकी नेता हो, इन सबको साथ लेकर चलने की बात करूंगा। और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद ये जो समझने में आता है कि पवार जी चाहते हैं कि सभी नेताओं की अगले पार्लियामेंट सत्र के पहले एक मीटिंग हो, जिसमें दिल्ली ऑर्डिनेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा सभी विपक्षी दलों की, ताकि दबाव बनाया जाए। तो शरद पवार भी अपने आप को, ये जो नया फेडरल कॉन्सेप्ट की बात होती है या विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात होती है, उसमें वो अग्रसर होना चाहते हैं। और ये मीटिंग जो थी वो एक संकेत है कि मुझे लगता है कि शरद पवार अब सभी विपक्षी नेताओं को एंटरटेन करेंगे, ताकि एक मजबूत विपक्ष एक तरह से बन पाए, जिसमें सवाल ये उठता है क्या कांग्रेस किस तरह से केजरीवाल जी के साथ किस लेवल तक समर्थन देगी। क्योंकि अभी तक उन्होंने मेरे सूत्रों के अनुसार कई बार राहुल गांधी को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक उनको एक तरह से अपॉइंटमेंट नहीं दिया, अगर आप कहें अपॉइंटमेंट नहीं दी है। सोनिया गांधी भी अभी तक उन्हें मिली नहीं है। हालांकि गुजरात चुनाव के पहले दोनों नेताओं में बातचीत होने के संकेत थे। और इधर अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर दबाव होगा, और शरद पवार शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इसी मामले पर बात करने वाले हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर। इसमें राजदीप सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खड़गे साहब राज्यसभा में सदन विपक्ष के नेता भी हैं, और विपक्ष के नेता होने के नाते संजय सिंह से बड़ा अच्छा फ्लोर कोऑर्डिनेशन है, तो वहां पर तो वो आम आदमी पार्टी के साथ टच में रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो एक पब्लिक पोस्चरिंग भी है, और राहुल गांधी जो जहां तक मुझे पता है वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा वो सहमत नहीं है, और बहुत ज्यादा उनसे बातचीत करने के फेवर में नहीं रहते हैं। इसीलिए जब भी गठबंधन की बात हुई थी, चाहे वो 2019 हो या उसके बाद हो, वहां पर राहुल गांधी आकर के एक तरीके से अपना वीटो पावर यूज कर देते हैं। पर कुणाल, यही तो राजनीति बदलती है। 2015 में आपको याद होगा, जब आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने तो कहा था कि केजरीवाल की तरह हमने होना चाहिए। उन्होंने कहा केजरीवाल एक तरह से हीरो बन गए। 2013 या 15 एक चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद, राहुल गांधी ने इसी अरविंद केजरीवाल की मॉडल की प्रशंसा एक तरह से की थी कि हमें भी इसी तरह से, में उसको रेप्लिकेट भी किया। हाँ, नहीं तो यही तो बात है ना कि देखिए किस तरह से हवा बदलती है कि शरद पवार, जिसको आप भ्रष्ट कहते हैं, स्विस बैंक अकाउंट आपकी खोलेंगे, उसी शरद पवार के साथ आज केजरीवाल नजर आते हैं। और राहुल गांधी जो एक समय अरविंद केजरीवाल को एक तरह से कह रहे थे एक रोल मॉडल बन सकते हैं, मैं उसी दिशा में पार्टी को लेकर जाना चाहता हूं, वही राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल जी से नहीं संपर्क करना चाहता, या कम से कम पब्लिकली तो अभी तक देखा नहीं गया है कि राहुल गांधी तैयार है अरविंद केजरीवाल से मिलने। जब कर्नाटक में स्वेरिंग होती है, तब अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। तो ये समय समय की बात है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी कुछ एक साल पहले जब गोवा का चुनाव हुआ था और टीएमसी लड़ी थी, तब उनमें भी संबंध कुछ एक तरह से ठीक ठाक नहीं थे। केजरीवाल दुखी थे कि ममता बनर्जी गोवा क्यों आ रही है। आज उसी ममता बनर्जी के साथ वो मिले और दोनों कहते हैं हम एक साथ लड़ेंगे। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जाता सकता। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन पॉलिटिक्स। और अरविंद केजरीवाल जो इन्हीं नेताओं को एक जमाने में भ्रष्ट कहते थे, आज उनको भी पता चल गया है कि अगर मुझे राजनीति करनी है तो इन्हीं नेताओं के साथ मुझे मिलकर राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरत है। हम राहुल जी आपके पास आना चाहते हैं। आप सुन रहे थे जो अभी बातचीत हो रही थी, उसमें एक वो विपक्षी एकता वाला फिर से एक सवाल आके खड़ा हो जाता है। ये पार्लियामेंट वाले सेशन में भी हमारे पास रिसर्च में था, हमने इसलिए उसको नहीं छेड़ा क्योंकि अभी 24 आने से पहले अब हम 3-4 नेता नगरी में और ये होने ही वाला है। देखिए निखिल, एक तो ये जो विपक्षी एकता, मैं थोड़ा सा इसको छूना चाहूंगा प्लीज। ये जो विपक्षी एकता है ना, आज के समय में ये एक हाथी है कमरे के अंदर और 5-6 लोग जो है जो कि नेत्रविहीन हैं, और वो हाथी को अलग अलग छू रहे हैं, और कोई कहता है कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। क्या है कि उसकी परिभाषाएं हर नेता के परिप्रेक्ष्य से बदल रही हैं।
आम आदमी पार्टी में लाइक टू डिफाइन इट्स ओन कॉन्टूअर्स ऑफ एन ऑपोजिशन यूनिटी, सिमिलरली शरद पवार। अब देखिए कि राजदीप जी ने, आई डोंट नो वेदर ही आज शरद पवार, जो उन्होंने बात बताई कि शरद पवार देश के सबसे भ्रष्ट नेता हैं, स्विस बैंक अकाउंट है, इनको जेल में होना चाहिए था, ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। तो ये बात शरद पवार भुला कैसे रहे? उस टाइम पे तो ये भी याद है मुझे कि डेफेमेशन का बात हुई थी, एनसीपी ने कहा था कि डेफेमेशन का मुकदमा फाइल करेंगे, तो आज भुला दिया गया। तो इस पॉइंट पे राजदीप ने कहा कि शरद पवार ये है, कुणाल ने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे से हैं, मगर मैं इस चीज को पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी कोई क्लियर इंडिकेशन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ऑर्डिनेंस मुद्दे पे नहीं दे रही है, राहुल गांधी जैसे कुणाल कह रहे हैं उनको नहीं पसंद करते, उस समय पे बाहें खोल दी हैं शरद पवार ने, तो ये प्यार नहीं है केजरीवाल वाला, ये भी है कि कहीं कांग्रेस से प्यार और तकरार तो नहीं है। क्योंकि ऐसे समय पे जहां जिस मुद्दे पे कांग्रेस खुल के नहीं सामने आ सकती विपक्षी एकता में, वहां पे शरद पवार सामने आ रहे हैं। इस पॉइंट को मिस नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा जो आपने पॉइंट कहा कि यहां क्या वो है तरीका, तो क्या है कि अगर आप मैं अंबेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो स्पीचेस हैं, अगर आप उनको पढ़ लें, और 1991 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने सैंक्शन किया ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है दिल्ली के लिए, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक कैबिनेट का रोल तय किया और ट्रांसफर पोस्टिंग इन सब चीजों के लिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत उन्होंने एक बिल्कुल क्लियर एलजी का रोल तय किया। तो क्या उससे डेविएशन आज के कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ऑर्डिनेंस है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर मैं आऊं शीला दीक्षित के मामले में, तो शीला दीक्षित के मामले में 2004 से 2013 तक शीला दीक्षित के दिल्ली में सत्ता में थी और यूपीए दिल्ली में केंद्र में सत्ता में था, सेंटर में था। शीला दीक्षित जो है वो बहुत बड़ी नेता थी साहब, वो चाहती हैं अब केंद्र सरकार से कि ये जो डिलीनेशन का रोल का है वो करवा सकती थी, मगर ये फैक्ट कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर का एक तरह का सबऑर्डिनेशन होता है एलजी का, उन्होंने कभी इनसबऑर्डिनेशन क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको ये बात बताई गई थी और ये समझाई गई थी अहमद पटेल जैसे नेताओं के द्वारा कि ये जो लिबरल फेडरल स्पेस है दिल्ली की, जिसकी बात होती है, आज भी बात हो रही है, ये कभी भी एनविजन नहीं की गई थी दिल्ली के लिए। दिस स्पेस ऑफ अ लिबरल फेडरल स्पेस जो है वो दिल्ली के लिए एनविजन नहीं की गई थी। तो क्या है कि उस समय पे कांग्रेस ने ये कानून चेंज क्यों नहीं किया? मैं ये थोड़ा सा वंडर करता हूं कि ये क्यों नहीं चेंज किया गया। अपनी चीफ मिनिस्टर के होते हुए भी कांग्रेस ने उनको सत्ता नहीं दी। तो आज की तारीख में जब नरसिम्हा राव ने ये पावर्स तय करी, शीला दीक्षित ने विरोध नहीं किया, मनमोहन सिंह ने शीला दीक्षित को सत्ता नहीं दी ऐसी, तो ऐसे समय में कांग्रेस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कैसे जाएगी? दिस विल रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एक बात मैं बताना चाहता हूं बहुत जरूरी इसमें, देखिए राजधर्म जो होता है, राजशाही जो होती है, राज चलाना जो होता है, वो टैक्ट का विषय है साहब। क्या है कि उसमें अपने आप को जब आप चीफ मिनिस्टर मानेंगे तब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शीला दीक्षित को जितना मैंने देखा, शीला दीक्षित वाज ट्रूली हैड डिसाइडेड दैट शी इज अ चीफ मिनिस्टर। वो नेता थी, उन्होंने ये सोच लिया था कि वो सबऑर्डिनेट नहीं है किसी की साहब। अब उनके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि जब बीजेपी सत्ता में थी दिल्ली में, तो उस समय पे दिल्ली के अफसरों का जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी वो झिंझोली में एक आरएसएस के कैंप में होती थी। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं थी, उसमें चिंतन शिविर वगैरह होते थे आरएसएस के। तो जब शीला दीक्षित जी आई तो इस बात को लेकर के ये हुआ कि साहब इस मामले को कैसे निपटाया जाए, क्या ये सही होगा गलत होगा। तो शीला दीक्षित जी इतनी समझदार थी कि शीला दीक्षित ने अपने पीएस को बुला करके पूछा, आई थिंक पवन खेड़ा उसमें नोइंग अबाउट दिस, कि उन्होंने कहा कि वो एस रघुनाथन जो थे उस समय के एजुकेशन सेक्रेटरी बीजेपी के समय के, उनको बुलाया जाए और उनको बुलाया जाए, उनसे बात करेंगे। तो लोगों ने उनसे आश्चर्य से देखा। शीला दीक्षित ने रघुनाथन को अपने दफ्तर के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया। जो अफसर चिन्हित था उस समय पे बीजेपी के समय पे, शीला दीक्षित इंडक्टेड हिम इनटू हर
एज ए हर ऑफिस, और उस सिचुएशन को हैंडल करने में उनको लगाया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली में हंट हो रही थी फाइनेंस एंड पावर एंड फाइनेंस सेक्रेटरी की। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, कुणाल जानते हैं इस बात को, कि एक बहुत पावरफुल सेक्रेटरी हुआ करता है। उस समय पे उनको एक अच्छा सेक्रेटरी चाहिए था, और उस समय पे केंद्र से उन लोगों का, शीला दीक्षित का द्वंद्व चलता था। तो शीला दीक्षित ने एक ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया और अपने चीफ सेक्रेटरी को बोला कि साहब इनको बुलाइए। वो अफसर जो हैं वो पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में थे और उसके बाद वो बाहर की पोस्टिंग पे चले गए थे, तो प्राइवेट सेक्रेटरी थे पीएम। तो उनको बुलाया गया और शक्ति सिन्हा साहब को शीला दीक्षित ने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज का सेक्रेटरी बना दिया। तो क्या है कि वो जो फ्रिक्शन वाली बात होती है, जब पावर एंड फाइनेंस एंड पावर सेक्रेटरी शक्ति सिन्हा हो गए, तो जब सेंटर से डील करना होगा तो शक्ति सिन्हा डील करेंगे। तो वो शक्ति सिन्हा जो कि इतना समय पीएम के दफ्तर में अफसर रह चुका है, उसकी विपक्ष के होते हुए भी सरकार में थोड़ी पैठ होगी तो वो काम करवा लेता था। इसी तरह से उनके समय में चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने खुली छूट दे रखी थी कि आप एलजी के पास जाइए और एलजी से मीटिंग करिए और उनको इंडिपेंडेंटली ब्रीफ करिए। ब्रीफ करने से शीला दीक्षित को भी पता लगता था कि एलजी के दिमाग में क्या है। वो अगर कोई खुराफात करना चाहते हैं, विजय कपूर जैसे चीफ सेक्रेटरी एलजी थे उस समय पे, बीजेपी आपको विजय कपूर का नाम चूंकि लिया है राहुल जी ने, मैं बताऊं कि विजय कपूर एक तरीके से बीजेपी के अपॉइंटेड एलजी थे और विजय कपूर से बड़े अच्छे संबंध नहीं थे। शीला दीक्षित के जो हस्बैंड थे पंडित विनोद दीक्षित, वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे और विजय कपूर भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे, तो उनके ब्यूरोक्रेटिक जान पहचान थी और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को शीला दीक्षित बहुत अच्छी तरीके से मैनेज इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि विजय कपूर साहब जब एलजी बने तो विजय कपूर साहब थे स्टीफेंस के पढ़े हुए और शीला दीक्षित थी मिरांडा हाउस की पढ़ी हुई। तो उन्होंने वहां पर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला जो एक्यूमेन है और जो वहां के संपर्क है, वो स्टीफेंस कॉलेज और मिरांडा हाउस को उन्होंने मिलाया और वहां पर बहुत सलीके से काम निकाल लिया, क्योंकि विजय कपूर को उस समय माना जाता था कि वो बीजेपी सरकार के बहुत ज्यादा जो भी एजेंडा थे उसको पुश कर रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ काम निकाला। तो दिल्ली में स्थितियां ऐसी रही हैं कि यहां पर अगर आप उपराज्यपाल और सीएम के बीच में एक वर्किंग रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद बने बनवारी लाल जोशी, आपको मैं बता दूं उस समय शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले आ गए और बनवारी लाल जोशी थोड़े से ओल्ड टाइप ऑफ आप कहें ब्यूरोक्रेट थे। उन्हें लगा कि अगर मैं जांच नहीं करवाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के मामलों की, तो उन्होंने जांच कर दिया। शीला दीक्षित बड़ी नाराज हुई कि इन्होंने तो मुझे संपर्क किया नहीं और मेरे खिलाफ जांच कर दिया। तो उसके बाद एक मीटिंग होती थी हर फ्राइडे को 4 बजे एलजी और सीएम के बीच में, एक वीकली मीटिंग होती थी कि कोई भी इश्यूज हैं तो उसको बैठ करके सॉर्ट आउट करते थे। शीला दीक्षित ने उस मीटिंग में जाना बंद कर दिया। सिर्फ यही हुआ कि उन्होंने बातचीत बंद कर दी, जाना बंद कर दिया, उसकी जगह वो चीफ सेक्रेटरी भेज दिया करती थी, लेकिन कभी भी संबंध इस तरीके से नहीं हुआ कि तू तड़ाक वाली स्थिति आई। तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं था कि पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था या सरकारें दोनों जगह एक ही पार्टी की थी तो बिल्कुल सुलह सफाई से चल रहा था, ऐसा नहीं था। चलता तो तब भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन इसमें मैं अपना पॉइंट खत्म कर दूं, बस एक छोटा सा मुझे और बताना है कि ये शीला दीक्षित की तरफ से नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस समय सेंटर और स्टेट में टकराव नहीं था या पावर टर्फ वॉर नहीं थी, टर्फ वॉर खूब थी। जब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन बन रही थी तो मुझे एक मीटिंग याद है बहुत इंटरेस्टिंग। शीला दीक्षित को मेट्रो में परेशानी आ रही थी, तो ई श्रीधरन जो मेट्रो के, दिल्ली मेट्रो के हेड थे, उन्होंने शीला दीक्षित को जाके बताया कि मैडम बड़ी परेशानी आ रही है। परेशानी का सबब क्या था कि पूरे काम के लिए, दिल्ली मेट्रो के लिए 105 तरह की क्लियरेंसेस चाहिए थी। 105 तरह की क्लियरेंस, ये है भारत की सरकार। तो उस समय पे 105 क्लियरेंसेस चाहिए होती थी। हर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जाके फाइल फंस जाती थी। तो इसको लेकर के ई श्रीधरन परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि मैडम मैं तो बहुत परेशान हूं और इस तरह से काम बहुत डिले हो जाएगा। तो शीला दीक्षित ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर में फोन किया और फोन करके उनसे टाइम मांगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आप सब जानते हैं, तो टाइम उन्होंने तुरंत दिया, यानी प्रायोरिटी देकर के शीला दीक्षित को टाइम दिया। अब मैं बात की बात बता दूं, पहले एक लाइन कि जब शीला दीक्षित निकली तो हमने पूछा कि मैडम आपने क्या उनसे मांगा, तो कहा कुछ नहीं, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी 10-10।
तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शीला दीक्षित ने दद्दा कह के एड्रेस किया होगा अंदर भी। तो उन्होंने जाकर के ये बात बताई अटल बिहारी वाजपेयी को कि ये परेशानी है। तो जब वाजपेयी जी को पता लगा कि ये आ रही है, मेट्रो रेल का मामला है, तो एलके अडवाणी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे और डायरेक्टली दिल्ली का कंट्रोल उनके हाथ में था, पीएम ने उनको भी बुला लिया। उस मीटिंग में बैठे थे अडवाणी जी भी, और उस मीटिंग के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े दिल का डिस्प्ले करते हुए एक ऑर्डर दिया कि एक जीओएम बनाई जाएगी और उस जीओएम के अंदर एलके अडवाणी मुखिया होंगे, उसके अंदर ई श्रीधरन होंगे, और जो जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है जिसकी क्लियरेंस फंसी पड़ी है वो डिपार्टमेंट के लोग हुआ करेंगे। ये ताकीद की गई कि हर फ्राइडे या सैटरडे को ये जीओएम जरूर मिला करेगी। सो दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे, डिस्पाइट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू आर्म्स, वो मुलाकात कर गए। शीला दीक्षित की मुझे यानी कुछ बातें अजीब सी थी। शीला दीक्षित, अगर कुणाल को याद हो तो शीला दीक्षित बहुत सारे अफसरों को बेटा करके बुलाती थी, यानी वो अजीब सा एक रोल था उनका। शी यूज्ड टू बी कि वो ऑफिसर्स को बेटा कह के जब बुला देती थी वो इतना डिसआर्मिंग होता था लोगों के लिए कि चीफ मिनिस्टर बेटा कह के बुला रही हैं, तो क्या है काम आसान हो जाते थे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई ऑफिसर किसका लॉयल है, वो काम कराने का तरीका बहुत अलग था लोगों का। जब रिक्वेस्ट करती थी तो बेटा कहती थी, और जब गुस्साती थी तो कहती थी अरे भैया ये क्या कर रहे हो। सर, जैसे हमने काफ़ी समय शीला दीक्षित पे बताया और उन्हीं के उदाहरण से आप लोगों ने, राहुल जी ने, आपने इस बात को आगे रखने की कोशिश की कि नहीं, काम कराने के तरीके भी होते हैं। मतलब ये ऑर्डिनेंस वाली बहस तो चली रही है, इससे इतर आप कह रहे हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल इक्विपमेंट उस तरह का हो और अगर आप उस तरह से डील कर पाएँ लोगों से। अरविंद केजरीवाल, आप देख रहे हैं जब से वो टेन्योर उनका चल रहा है, आप दिल्ली ही कवर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ मतलब उनसे वो गुंजाइश रह जा रही है, कहाँ उनका प्रयास वो अधूरा रह जा रहा है कि वो, और वो खुद ब्यूरोक्रेट रहे हैं जबकि? देखिए, शुरुआत हुई थी और मुझे याद है जब शुरुआत हुई थी तो वो रहते थे वसुंधरा में, कौशाम्बी में, माफ कीजिएगा, कौशाम्बी में रहते थे। और कौशाम्बी में जैसे ही पहली बार ये बात हुई कि 49 दिन की सरकार बनेगी और कांग्रेस ने समर्थन देने की भी बात कर दी, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अचानक दिल्ली से कौशाम्बी पहुंचने लगे। और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कि मैंने देखा कि कई सारे लोग जो उनको चीफ सेक्रेटरी बनना था वो सब वहां पर पास में, वहां पर नंबर लगा के खड़े हो गए। और उस समय राजेंद्र कुमार, जिनके दफ्तर पे बाद में छापा भी पड़ा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अरविंद केजरीवाल सरकार के समय में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, तो उनको भी बुलाया गया। और वो बहुत सारी चीजें, वो एक सुलझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें उनको समझाई। लेकिन एक तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो काम करने का स्टाइल है वो शीला दीक्षित से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें मैं पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कहूंगा कि उनका तौर तरीका गलत है, बल्कि उनका जो काम करने का स्टाइल है वो ज्यादा एग्रेसिव है और एग्रेसिवली वो अपने जो एजेंडा को है उसको पुश करते हैं, वो उसमें डिले नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कई बार ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी तरीके से आपके पीछे खड़ी नहीं होती है, कई बार वो बहाने भी बनाती है। वहीं से ये जो संवाद है वो संवादहीनता की स्थिति थोड़ी सी शुरू हुई और उसके बाद लगातार जो चीजें हैं वो बिगड़ती चली गई। और बिगड़ती इसलिए गई कि 2015 में मुझे याद है शकुंतला गैमलिन थी जिनको बनाना था, जब चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पे जा रहे थे तो वो कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बन रही थी। उस समय से बात हुआ, उन्हें बड़े भरे मंच से वहां पर ऑटो वालों का एक की रैली चल रही थी, वहां पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से है। तो चीफ सेक्रेटरी को पहली बार कोई पॉलिटिशियन इस तरीके से भरे मंच से कुछ बोल रहा था। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के मन में बढ़ती चली जा रही थी। आपको मैं बताऊं कि एक अनिंदो मजुमदार थे, उस समय वो जीएडी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। उस समय बिल्कुल वो, आज तक मैंने जितने ब्यूरोक्रेट से मुलाकात की है उसमें सबसे शरीफ ब्यूरोक्रेट्स में थे वो अनिंदो मजुमदार। और उनके ऑफिस को सील कर दिया, बंद कर दिया, उनके हिसाब से नहीं किया उनके ऑफिस को। उन्होंने मुझे फोन किया कि कुणाल मैं तो अपने ऑफिस के बाहर बैठा हूं और मेरा जो ऑफिस है उसमें ताला बंद कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे भरोसा नहीं हुआ। 2015 की बात है, मुझे बिल्कुल नहीं यकीन हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है।
मैंने कहा कि आप क्या वाकई बाहर बैठे हुए हैं? हाँ हाँ, मैं अपने क्लर्क के रूम में बैठा हूं और वहीं पे मैं पीएस के रूम में बैठा हूं और वहां से मैं आपको फोन कर रहा हूं। तो ये स्थिति हो गई। और उसी के कंटेक्स्ट में 2015 में जब स्थितियां इतनी गंभीर हुई तो केंद्र का नोटिफिकेशन आता है 21 मई 2015 का, जिसमें जो ये सर्विसेज वाला नोटिफिकेशन था, वो नोटिफिकेशन आया। और तब से ये जो लड़ाई चल रही है वो कोर्ट्स में, अदालत में चल रही है। 2016 में हाई कोर्ट, 2018 में सुप्रीम कोर्ट, फिर 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट और अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला। तो ये जो चीजें हैं ये कभी रही ही नहीं, सामान्य नहीं रही। और ब्यूरोक्रेसी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो दूरियां हैं, वो जो खाई है, वो बढ़ती चली गई। राहुल जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं। जैसे हमने अभी बात की कि चीफ मिनिस्टर्स ने पिछले का उदाहरण मिला, ये जो करंट चीफ मिनिस्टर उनका उदाहरण मिला कि इनकी डीलिंग कैसी थी। और उसमें एक मतलब उसमें एक फुटनोट की तरह आया कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह उनको अकोमोडेट किया। क्योंकि इस बहस का दूसरा सिरा सेंटर है, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, उनके बिहेवियर में कोई चेंज देखते हैं आप? मतलब एक हम चीफ मिनिस्टर को तो एक तरह से इंडाइक्ट किया गया है कि उन्होंने मतलब बहुत जिसको क्या कहते हैं, बहुत सही तरीके से डील नहीं किया। ये अब तक के इस्टेब्लिश हो रहा है इस बातचीत में। क्या सेंटर की तरफ से भी इस तरह की कोई बात थी? देखिए निखिल, क्या है कि पुराने समय में रंजिशें भी हुआ करती थी, मगर लोग कांच की चूड़ियां पहन के दुश्मनी करते थे कि रोज चूटती नहीं दिखती थी। वो चूड़ियां उतार दी गई साहब। अब क्या है कि ये क्लैरिटी है कि अब अगर सरकार मेरी नहीं तो उतना आसान नहीं होगा किसी का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। आप देखिए कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां सरकारें खा ली गई, यानी जो इलेक्टेड सरकारें थी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये आप देखिए कि पुराने टाइम में भी ऐसा हुआ कि तमाम बार 356 करके सरकारें गिरा दी गई। क्या है कि वो जो पक्ष और विपक्ष का जो एक लिहाज का रिश्ता था, वो लिहाज के रिश्ते खत्म हो गए हैं। क्या है कि अब किस मुद्दे पे मैं कहां विरोध करूंगा, वो खत्म हो गया है। तो क्या है कि सरकारों का जो फेडरल सिस्टम है, और इसका डिक्लाइन जो है वो बहुत फॉर्म्स में दिख रहा है। एक तरफ आप देखते हैं कि सीबीआई जो है वो ऑपोजिशन के नेताओं पे, ईडी ज्यादा एग्रेसिव है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि सीबीआई जब जाती है तो द प्लेजर हैज बीन विड्रॉन। सरकारों ने सीबीआई को परमिशन विड्रॉ कर ली है। ये आपको कब दिखा पहले ऐसा? सीबीआई पहले भी होती थी, मिसयूज खूब होती थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं होता था कि विपक्ष की सरकारें विड्रॉ कर लें या इस इंटेंसिटी से विपक्ष को चेज किया जाए। ये भी बदल गया। आप देखिए कि जीएसटी का मामला देखिए अगर, तो उसके अंदर रोज आपको झगड़ा सुनाई देता है कि मेरे पैसे नहीं दे रहे। केंद्र कहता है कि हमने पैसे दे दिए, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल और डीजल पे सब बैठ करके इकट्ठे बात नहीं कर लेते हैं। एक कहता है कि केंद्र एक्साइज ज्यादा लेता है इसलिए कीमतें बहुत ज्यादा हैं, और एक कहता है कि स्टेट ज्यादा टैक्सेस ले रही हैं, उनसे कहिए जाकर के कम करें। ये एक ब्रेकडाउन है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैट्रिक्स जो होता है, जिसके अंदर समन्वय की जो तार होते हैं उनको रेगुलरली काटा जा रहा है। लेकिन ये इस देश के लिए एक परेशानी का सबब बनने वाला है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर चलेगा तो कल सवाल डिफेंस के उठेंगे, क्योंकि अगर आप फाइनेंस पे उठा रहे हैं तो डिफेंस के उठेंगे, डिप्लोमेटिक टाइज के उठेंगे, तमाम चीजों के जो एनविजनिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, उसको आप रोज तार कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि सर्टेनली सेंटर जो है वो बहुत एग्रेसिव है आज की तारीख में। आज की तारीख में इट्स एन एक्सट्रीमली एग्रेसिव सेंटर, जहां पे अगर मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप इस बात को देख लें कि सेंटर में और ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में जो झगड़ा है, अगर आप इसको दरकिनार कर लें तो बीजेपी और उसके जो सहयोगी हैं एनडीए में, आप देखिए कि वो कैसे बिखरते चले गए हैं। शिवसेना और बीजेपी टूट गए, अकाली और बीजेपी टूट गए, नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की आदत खराब है। तो आप देखिए कि इस समय पे एनडीए का स्वरूप जो है वो बीजेपी इतना बड़ा, और उसके बाद वो एक दो चार पार्टियों की जो छोटे छोटे ग्रुप हैं,
और अगर आप देखिए तो सहयोग के नाम पे राज्यसभा अपना जैसी दल जगह पे सोनेलाल। बीजेपी जैसी बड़े दल है, आप देखिए 1 या 2 की पार्टी, तो यानी पार्टी टू पार्टी डिफरेंसेस हो गए, चाहे वो एक कोalition का हिस्सा हो। तो जब पार्टी टू पार्टी विद इन अ कोalition अब नहीं पट रही लोगों की, आप एनसीपी अलायंस पार्टनर है, लेकिन एनसीपी किसी मुद्दे पर कुछ बोल देती है, शरद पवार के ये अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस दरवाजे खोल नहीं रही है, कुंडी बेचारे खटखटा रहे हैं, और उधर शरद पवार लाल कारपेट बिछा रहे हैं। तो आप देखिए कि विद इन कोalitions भी ब्रेकडाउन है। तो ये जो आई थिंक ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म एंड विन एट ऑल कॉस्ट आ गया है पॉलिटिक्स का, और उसमें ग्रेस का मादा खत्म हो गया है। यानी जो पॉलिटिकल ग्रेसेस होती थी, यानी बताया ना कि नरसिम्हा राव पे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत तीक्ष्ण टिप्पणी करी हाउस के अंदर, बहुत तीक्ष्ण थी, और कहते हैं कि नरसिम्हा राव काफी आहत हुए और वो थोड़ी देर बाद उठ करके हाउस से चले गए। उस शाम को अटल बिहारी वाजपेयी नरसिम्हा राव के घर चले गए थे और जाके माफी मांगी थी कि साहब मेरा आशय पॉलिटिकल था, पर्सनल नहीं था। ये जो इस लेवल की एक जो नाइसिटीज एग्जिस्ट करती थी, वो पॉलिटिक्स से डिसअपियर हो गई है। अब इसमें हम कहेंगे व्हाट अबाउट रही है, मैं कहूंगा कि ये जो प्रथाएं खत्म होती है ना, ये दीवार नहीं ढाई जाती बर्लिन वॉल की तरह से, ये रोज रोज एक एक ईंट तोड़ी जाती है, और ये एक एक ईंट तोड़ करके ये जो लिहाज का मखमल था, ये फाड़ दिया गया है। ठीक है, एक सिस्टमिक बात राहुल जी कह रहे हैं। आप एक हम अंतिम टिप्पणी कुणाल जी आपसे भी चाहते हैं कि आप किस तरह से चीज़ें देख रहे हैं दिल्ली में। क्या कोई डी एस्केलेशन रैम्प भी एग्जिस्ट करता है? क्या ऐसा हम कल्पना भी कर सकते हैं कभी ऐसी स्थिति की, जैसी अभी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें ये चीज़ जाकर के कहीं एक स्टेबिलिटी को पा ले कि इस तरह से हम दो लोग जो नहीं भी पसंद करते हैं एक दूसरे को, आपकी समझ में जितना आपने रीड किया है दोनों पक्षों, स्थिति ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। राइट। और जब मैं दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहा हूं तो केंद्र सरकार भी सवालों के घेरे में उतनी ही ज्यादा है। आज जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना साहब, पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जिसका कोई ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं है वो आज उपराज्यपाल है, और उसके पास कई बार साफ तौर पर कहा जाता है कि उनको पॉलिटिकल सीधे सीधे डायरेक्शंस हैं। तो ये भी स्थिति पहले कभी नहीं रही थी, और इसमें केंद्र का भी बहुत बड़ा रोल है कि किसको उपराज्यपाल लेकर के आती है। तो ऐसी भी स्थिति बनी। उसके बाद लगातार अगर आप किसी भी चुनी हुई सरकार को, जो स्पिरिट था 11 मई के फैसले का सुप्रीम कोर्ट का, वो यही था कि चुनी हुई सरकार अगर आती है उसको अपनी नीतियां बनाने का, अपने हिसाब से बनाने का उसके पास पूरा अधिकार है। अगर आप उससे वही अधिकार छीन रहे हो, आप कह रहे हो क्या कि अधिकारी आपके अंतर्गत काम नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर आप उससे वो पावर छीन रहे हो। फिर वो सुनेगा, क्यों सुनेगा? और उस फैसले के बावजूद आप हारने को तैयार नहीं हो। आप 19 तारीख को एक नया अध्यादेश ला देते हो 8 दिनों के अंदर में। दो चीजें हुई, एक तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी केंद्र ने। हो सकता था कि पुनर्विचार याचिका से काम चल जाता, वहां सुप्रीम कोर्ट हो सकता था कि अपने फैसले को फिर पुनर्विचार करता और स्थितियां बदल जाती, लेकिन ये अध्यादेश भी लाया। यानी दो तरीके से काम किया कि एक अध्यादेश हम ला करके इमीडिएट उस पर कर्व करेंगे कि 8 दिन या 9 दिन भी काम हम साथ मिलकर के नहीं कर सकते। तो जो आप कह रहे हैं कि डी एस्केलेशन, ये डी एस्केलेशन करेगा कौन? क्या ये अरविंद केजरीवाल पर ओनस है, या बड़ी सरकार जो है वो केंद्र सरकार है? क्या वहां केंद्र सरकार से ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? हम कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी बहुत विश्व नेता हैं और बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये जिस राजधानी में, राष्ट्रीय राजधानी की हम बात करते हैं, दिल्ली के व्यवस्था की बात करते हैं, क्या वो डी-एस्केलेशन ड्राइव वहां से नहीं आना चाहिए? क्या वहां से एक इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए? प्रधानमंत्री कहे कि अरविंद केजरीवाल को मैं बुला करके बात करना चाहता हूं और उनसे ये चीजें खत्म करना चाहता हूं। तो शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इनिशिएटिव दोनों तरफ से नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले अगले कुछ दिनों में, अगले 1 साल में तो चुनाव भी हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई हमें माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चीजें इसी तरह निखिल, मैं एक पॉइंट यहां पे कहना चाहूंगा, प्लीज सर, कि इसमें जो मिस हो गई, मैं आने वाले दिनों में कांग्रेस का रोल देखना चाहूंगा। कांग्रेस क्या करती है? क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार को बीजेपी का केंद्र सरकार जो है लगातार एक सेंस ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। कांग्रेस इसमें, अगर कांग्रेस इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं आती है और तटस्थ होके अलग एक स्टैंड देती है, न्यूट्रल स्टैंड,
तो कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कांग्रेस को गुजरात जैसे राज्यों में डेंट किया है, कांग्रेस दिल्ली में वापसी की एक उम्मीद देख रही है अरविंद केजरीवाल की परेशानी को देख करके। आई थिंक इट विल बी अ वेरी क्रूशियल थिंग कि कांग्रेस किस रास्ते जाती है इस मामले में। ठीक है, इसी नोट पे नेता नगरी के इस सत्र को हम यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। दिल्ली में जो सारी चीज़ें चल रही हैं उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और नियमित रूप से आप उस पर नेता नगरी में चर्चा भी होते हुए देखते रहेंगे। चलते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की ओर। नेता नगरी के सत्र का नाम है फुर्सत की सलाह। इस हफ्ते यूपीएससी के रिजल्ट्स आए और उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स। रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट के बाद आने वाली किंवदंतियों की बात हुई कि जब रिजल्ट के बाद लोग अफसर बन जाते हैं तो उनका किस तरह का टशन होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है, पार होता है, उसकी पीक पे लोग बैठते हैं। इंडिया के बहुत सारे बच्चों में आईएएस बनने का सपना इन्हीं सारी चीज़ों के आसरे भी डाला जाता है। लोगों का जेन्युइन इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों से प्रभावित तो होते ही हैं। ऐसे में हम इस हफ्ते आपके लिए सुझाना चाहते हैं टी.आर. रघुनंदन की किताब एवरीथिंग यू एवर वांटेड टू नो अबाउट ब्यूरोक्रेसी बट वर अफ्रेड टू आस्क। 27 साल तक आईएएस रहे हैं रघुनंदन। ये नौकरी साल 2010 में उन्होंने छोड़ी थी। रघुनंदन ने किताब में वो सब कुछ उखाड़ दिया जिससे अब तक लाल फीताशाही ने कैद कर रखा था। उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन को लेकर रघु ने अंदर चलने वाली पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ बताया है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए विशेष 2 चैप्टर, सिविल सर्विस एग्जाम कैसे फोड़ें और एथिक्स और सिविल सेवा में आने वाले चैलेंजेस पे। दूसरी फुर्सत की सलाह या दूसरी किताब है येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर रोहित डे की किताब अ पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के आम नागरिकों के अनुभवों और उनकी नज़र से भारतीय संविधान का सामाजिक इतिहास लिखने का एक प्रयास है। रोहित ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आम हिंदुस्तानियों ने भारत के संविधान को कैसे अपनाया, ये संविधान उनके रोज़मर्रा के जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा कैसे बना और कैसे अपने रोज़ के अनुभवों के ज़रिए आम भारतीयों ने भी सार्वजनिक जीवन में संविधान का निर्माण और पुनर्निर्माण किया। ये दिलचस्प इतिहास लिखने के लिए रोहित डे सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड रूम में मौजूद दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में स्थित है। इस रिकॉर्ड रूम के आर्काइव्स का इस्तेमाल करने वाले रोहित पहले स्कॉलर भी हैं जिसकी अनुमति उन्हें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन से मिली थी। ये था इस हफ्ते का नेता नगरी। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसी कामना के साथ विदा ले रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप।